हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको प्रॉपर डॉक्टर वाली फील आएगी। आप डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, आप जो है नए नए पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जिस चीज के बारे में आप आगे सर्व करने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सारी की सारी चीजें, इंपॉर्टेंट डिजीजेस, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल, सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम आगे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ से आप लोग क्या समझते हैं? हेल्थ आप लोग समझते होंगे कि ठीक है, बॉडी शॉडी बना ली, डोले बन गए, बिल्कुल एकदम फिट हूं, पेट अंदर है। हालांकि इंडियन मॉम्स के अकॉर्डिंग जिसका पेट बाहर निकला हुआ होता है मर्दों में वो हेल्दी होता है, और जिसका अंदर है वो कहते हैं कमजोर हो रहा है लड़का, इसको खिलाओ पिलाओ थोड़ा कुछ। तो कंडीशन ऐसी चलती रहती है। तो हेल्थ से आप लोग क्या समझते हैं? हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ। अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो वो फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई। बहुत लोग ऐसे होते हैं देखने में बहुत हट्टे कट्टे हैं, बट स्टिल डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ जो कि आपके डोले शोले होते हैं, ये सब हो गए। एक और चीज है, इसमें बोलते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। दैट मीन्स आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपकी उसको बोलेंगे सोशल हेल्थ में उसको रखेंगे। आपका सोशली कैसा कनेक्ट है लोगों से, आप अच्छा व्यवहार है आपका लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं। ऐसा नहीं है लोगों को देख के आप दूर भागते हैं या वो आपको देख के दूर भागते हैं। तो ये सब चीजें भी किसी में आ जाएंगी, ह्यूमन हेल्थ में आ जाएंगी। और इन सभी चीजों का अच्छे से रहना, एकदम एक पॉजिटिव मैनर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ह्यूमन हेल्थ की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि खतरा है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और जिन्हें हम बहुत कॉमन सा नाम देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिजीज। डिजीज कई तरह की होती हैं, कई कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। अभी तो हम इस बात को बिल्कुल आसानी से कह रहे हैं कि कई तरह की डिजीज हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। सोचो अब से 100 200 300 साल पहले सोचो, जिस टाइम पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिस्कवर ही नहीं किए गए थे, उस वक्त पर कंडीशन कैसी थी? किसी को पता ही नहीं था बैक्टीरिया क्या होता है, किसी को पता ही नहीं था क्या डिजीज होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये बेसिकली उसके बाद आई ये चीज माइक्रोब्स वाली, जब सेल थ्योरी दी गई थी, या जब जिस टाइम पर लुइस पास्चर वगैरह ने दिया था डिजीज थ्योरी वगैरह, इनके बारे में बताया था, तब से ये चीजें आई हैं। डिजीज के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं, हम इसमें कई तरह के डिजीज पढ़ेंगे। इसमें टाइफॉइड, निमोनिया, डिसेंट्री, कुछ प्रोटोजोअन डिजीज, मलेरिया, उसका ट्रीटमेंट, ये सब चीजें इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। सबसे पहली जो डिजीज है, अभी मैं आपको बता रहा हूं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में आपको बता रहा हूं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो है टाइफाइड। तो एक डिजीज है जिसका नाम है टाइफाइड, और एग्जाम में आपसे कैसे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है, किसकी वजह से टाइफाइड होता है? तो टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपसे ये चीजें कम पूछी जाएंगी, इसके सिम्टम्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन सा टेस्ट या डायग्नोस्टिक्स किस चीज से होता है, टेस्ट का नाम बताओ। और टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। सिम्टम्स बता देता हूं थोड़ा सा, आपको डॉक्टर वाली फील आएगी। ये क्या होता है? ये जो सैल्मोनेला टाइफी है, ये खाने के जरिए या पानी के जरिए ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, और उसके बाद वहां से वो क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। इसमें हमेशा हाई, ज्यादा फीवर रहेगा, हाई फीवर। उसके बाद में वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन घट जाता है, भूख नहीं लगती, इन सीवियर केसेस इंटेस्टिनल परफोरेशन, और कई बार डेथ भी हो सकती है, फेटल कंडीशन भी हो सकती है। विडाल टेस्ट, सैल्मोनेला टाइफी, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? निमोनिया।
छोटे बच्चों में अक्सर देखने के लिए मिलता है, या फिर जिन लोगों की एज थोड़ी ज्यादा हो गई है उन लोगों में निमोनिया बहुत ज्यादा कॉमन है। क्या बोलते हैं गाँव में, पसलियां चल गई। छोटे बच्चों का क्या होता है, जब सर्दी ज्यादा बढ़ती है, अगर उनको सर्दी लग गई तो आप उनका चेस्ट देखोगे तो वो ऐसे 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 बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे महसूस होगा। प्लस वो उनका ब्रीथिंग रेट तो होता ही फास्ट है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उनके आप स्टेथोस्कोप से, अगर आपके पास में हो किसी के पास में, तो आप चेस्ट पे रख के देखिएगा आगे से पीछे से, तो आप देखेंगे कि उनके जो स्टेथोस्कोप में आपको सकर सकर की आवाज आएगी, बहुत ज्यादा सकर सकर करने की आवाज आएगी, वो बलगम जम जाता है। तो निमोनिया बहुत ज्यादा कॉमन है, ये बच्चों में होता है या ज्यादा एज के लोगों में होता है। इसके लिए जो पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है वो दो हैं, मतलब कॉमनली दो हैं, आपको ये याद रखने हैं। इसमें पहला एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दोनों से ही निमोनिया हो सकता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि इसका सिम्टम्स वगैरह मैं बता दूं। सबसे पहली बात, कैसे, मान लीजिए ये निमोनिया कैसे भी होता है और इसका इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। अगर एक बच्चे को निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, दूसरा बच्चे को आपने उस पहले वाले बच्चे के कपड़े पहना दिए, ज्यादातर कंडीशन में होता है कि कपड़ों पे उसका थूक लगा हुआ है, ड्रॉपलेट्स लगे हुए हैं, उस बच्चे के पास दूसरा बच्चा लेटा हुआ है, उस पहले वाले बच्चे ने छींक दिया, ड्रॉपलेट्स निकले मुंह से, नाक से, वो उसने इनहेल कर लिए, उससे हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्प्रेड होता है। इसमें भी फीवर, कफ, चिल्स, हेडेक वगैरह होते हैं। और कुछ कंडीशंस में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के ना, जब उनको ज्यादा ठंड लग जाती है, बहुत ज्यादा, तो उनके होंठ और उनके नेल्स नीले पड़ जाते हैं, ग्रे ग्रे, नीले भी हो जाते हैं, कई बार ग्रे हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन इसमें बन जाती है। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज में कुछ और भी डिजीजेस हैं, आप इन बैक्टीरियल डिजीज की एक अलग लिस्ट बना लेना। इसमें और क्या आता है, जैसे कि इसमें आएगा अमीबिक, सॉरी, ये है डिसेंट्री जिसको बोलते हैं शिजेलोसिस। अभी अमीबिक डिसेंट्री की हम आगे बात करेंगे। शिजेलोसिस एक तरह का डिसेंट्री है, और इसका पैथोजन जो है वो एक बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया है, शिजेला डिसेंट्री, शिजेला डिसेंट्री। उसके बाद में क्या है बच्चों, इसके बाद में एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं प्लाग, ब्लैक डेथ। क्या होता था, ये जो प्लाग है ये फैलता था, बहुत ज्यादा फैलता था। जिस टाइम पर एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं थी, इतना फैलता था कि पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते थे, पूरा एकदम पूरा एरिया के एरिया साफ हो गए। तो बहुत ज्यादा फैलता था। अब ये किससे होता है, यर्सीनिया पेस्टिस या फिर पेस्ट पैरासाइट ऑफ जीनोप्सिला क्योपिस, रेड फ्ली जिसको बोला जाता है। इसमें भी हाई फीवर, हेडेक, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये आपको सिम्टम्स आपसे नहीं पूछेंगे। इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहेगी, कुछ चीजें जो पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको वहीं के वहीं आपसे बता दूंगा। बैक्टीरियल डिजीज में डिप्थीरिया और टेटनस, ये दो तरह की डिजीज और हैं। इसमें क्या आएगा, कोरानी कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम इस बैक्टीरिया का, ये गलत लिखा हुआ है। कहने का मतलब है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर ये चीज मैंने बताई थी आपको शायद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या लिविंग वर्ल्ड में बताई थी मैंने ये चीज आपको, कि अगर हम कंप्यूटर से कोई नाम लिख रहे हैं, किसी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, पहली बात है कि वो किस में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। तो वो सब चीजें यहाँ पर जिसने पीपीटी बनाई है, हम उन्होंने थोड़ा बहुत कर दिया होगा। इस चीज को आप ऐसे मत समझना कि सर ने गलत लिख रखा है, यहाँ पर नाम ठीक लिखा है, लिखने का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। कोराइनी बैक्टीरिया डिप्थेरियम, उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ठीक है। ये है टेटनस। एक होमवर्क देता हूं आप लोगों को, एक क्लोस्ट्रीडियम की एक स्पीशीज और है जिससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग होती है जिससे, वो आपको बतानी है कि फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम की किस स्पेशीज से होता है। डिप्थीरिया में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, शिक टेस्ट करते हैं। और ठीक है भाई, टेस्ट का नाम पढ़ते हैं, सिम्टम्स हम यहाँ पढ़ के क्या करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायरल डिजीज। इसमें बहुत कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन, मुझे नहीं लगता कि शायद ये आज तक
कोई ऐसा व्यक्ति ना हो इस अर्थ के ऊपर जिसको आज तक ये ना हुआ हो। इतना ज्यादा कॉमन है कि सर्दियों की शुरुआत होती है, गर्मियों की शुरुआत होती है, मौसम थोड़ा सा बदलता है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, और जिसको हम कहते हैं क्या, कॉमन कोल्ड, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम नॉर्मली फ्लू भी बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड बेसिकली क्या है, एक वायरस होता है जिसका नाम है क्या, राइनो वायरस। राइनो वायरस, ठीक है, इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं हालांकि, लेकिन कॉमन जो इसको ग्रुप को नाम दिया गया है, राइनो वायरस है। इसको इनकी वजह से होता है क्या, कॉमन कोल्ड। और आप देखते हैं कॉमन कोल्ड ऑलमोस्ट सभी को हो जाता है, नाक बहने लगती है, नाक ब्लॉक हो जाती है, फीवर भी हो जाता है कई बार। और क्या है बच्चों, ये आपका लगभग 3 से 7 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। 3 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। इसकी अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेते हैं, 3 से 7 दिन तक बर्दाश्त कर लेते हैं, तो भी ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस है, इसकी लाइफ साइकिल इतनी ही है, एक बार इसने ग्रो करना शुरू किया, 3 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। जो मेडिसिन ली जाती है इस वायरस के लिए या इस कॉमन कोल्ड के लिए, वो इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनके लिए ली जाती है। अगर वायरल होने की वजह से बुखार आ रहा है तो बुखार की मेडिसिन वो आपको दे देंगे, खांसी हो रही है तो खांसी में आपको थोड़ी सी कोई एंटीबायोटिक वगैरह दे देंगे। इस तरह की चीजें आपको दी जाती हैं। पूरा ट्रीटमेंट इसका आप नहीं ले सकते एक तरह से। हालांकि इसका कुछ वैक्सीन्स भी हैं, अगर किसी को लगवाने हैं तो वो वैक्सीन्स भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वायरल डिजीज में एक और आ गया, चिकनगुनिया है, डेंगी है, डेंगी, ठीक है, और ब्रेक बोन फीवर जिसको बोलते हैं। इसके पैथोजेंस की अगर बात करें चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया वायरस है जिसका डीएनए कैसा, जिसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्वेश्चन भी आपसे नीट में पूछ सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं, नाम लिखा हुआ है, आपको वो चीज याद करनी है। कई बार मैं क्या कहता हूं अपने स्टूडेंट से, बच्चों, रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन। अगर आपको वो आता है ना तो कई जगह आपको वो बहुत ज्यादा काम आएगा, और कई जगह क्या है कि आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, बिना समझे काम नहीं चलेगा। तो यहां पर क्या है, आपको चिकनगुनिया में कैसा जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस ये जो वायरस है ये मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है, इसका एक वेक्टर है मॉस्किटो। वो क्या है, एडीज एजेपी है इसका, एजपी, एजपी बोलो या एजेपी, जो भी आप प्रोनाउंस करो। एक्चुअली अपन का क्या है, अपन प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, कंटेंट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मॉस्किटो है एक, उसके बाद डेंगी फीवर क्या है, फ्लेवी एरेबो वायरस है, इसका भी सेम जो है मॉस्किटो वेक्टर है। इसमें भी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, फीवर, जॉइंट पेन वगैरह। अपने अब से पहले चलो एक जॉइंट पेन की बात यहाँ पर आ गई है। आपने अब से कुछ साल पहले ना एक बुखार बहुत ज्यादा चला था, एक बुखार इतना ज्यादा था कि वो फीवर जिसको भी हो रहा था उसके हाथ पैर एकदम टूटने को अकड़ने को हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे लोग। जिसमें कि ऐसा मुझे, इवन मैं खुद अपना बताऊं, व्हेन आई वाज इन माय हाई स्कूल, मैं 10th क्लास के आसपास में था, मुझे अच्छे से याद है। मैं हॉस्टल में था और मुझे फीवर हुआ, और नहीं, 10th में नहीं, आई वॉज इन 6th क्लास, सॉरी, आई वॉज इन 6th क्लास। मैं हॉस्टल में था और मुझे फीवर हुआ, बहुत ज्यादा, इतना फीवर था कि मैं चल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें जॉइंट पेन इतना ज्यादा था कि मुझे लग रहा था मेरे पैर अकड़ गए हैं। उसके बाद मैंने घर पे फोन किया, फोन भी नहीं होता था हॉस्टल में हमारे पास में, उस टाइम तो अलाउड ही नहीं था फोन रखना, समझो ऐसा था कि एटम बम रखना अपने पास में। मार पड़ती थी स्टूडेंट्स को अगर किसी के पास फोन मिल जाए तो, बहुत जबरदस्त वाली। फोन भी वो होते थे सिंपल कीपैड वाले, रिलायंस के सीडीएम में। तो भाई मैंने किसी तरह से वार्डन से मांग के और फोन किया घर पे कि मुझे हो गया है फीवर, मुझे यहाँ से लेके जाओ। उधर से रिप्लाई आया, यहाँ घर में सबको फीवर हो रहा है, किसी की ये कंडीशन नहीं है कि कोई किसी को डॉक्टर के भी लेके जा सके। अब मैं यार, मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि यार अब क्या करूँ, तो घर वाले भी सारे के सारे बीमार पड़े हुए हैं। फिर मेरे कजिन रहते थे मेरे साथ में, कहीं थोड़ा थोड़ा दूर रहते थे मुझसे, इतना दूर भी नहीं थे, पास में ही थे। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा उन्हें भी फीवर हो रहा है, और उन्हें भी वही फीवर हो रहा है, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में वो आए मुझे लेने के लिए फीवर में ही, फिर हम दोनों एक साथ घर पे आए, बड़ी मुश्किलों से चल चला के किसी तरह से, बड़ी ट्रेन वगैरह में बैठ के। तो वो फीवर जो था वो था चिकनगुनिया।
कुछ लोगों को डेंगू भी हुआ था और कुछ लोगों को चिकनगुनिया भी हुआ था, और जिसमें जॉइंट पेन इतना ज्यादा था, सच बताऊं कई महीने तक मेरा जॉइंट पेन नहीं गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम एक वायरल डिजीज हेपेटाइटिस बी। आज के टाइम पर ये डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही है, बहुत ही ज्यादा। एक आपको एक जगह बताऊं, एक पर्सनली मैंने खुद देखा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। वहां के कुछ गांव हैं, उन गांवों में मैंने पर्सनली देखा है, शायद ही कोई इंसान वहां पर बच रहा हो। मान लीजिए अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं, तो उन 5 में से 2 या 3 को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ रहा है, और दैट इज ड्यू टू वहां का इंडस्ट्री। एक कुछ वहां पर क्या हुआ है, कुछ इंडस्ट्री लाइक मीट इंडस्ट्री जिनमें कि इलीगल वर्क होते हैं, वो पैसा दे देते हैं, गवर्नमेंट में भर देते हैं पैसा, और जो गंदा पानी होता है उसको नीचे जमीन में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पनपती हैं। और वो हेपेटाइटिस भी इतना ज्यादा वहां पर कॉमन है। इवन मैं आपको सच बताऊं तो मेरे मामू वहां पर रहते थे, और मेरे 3 मामू हैं, उनमें से 2 को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। 3 में से 2 को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, और इनमें से एक को क्या हो गया, इनकी एक की डेथ हो गई। हेपेटाइटिस बी इतना ज्यादा फैल गया, और फिर उसके बाद लिवर पर उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, स्टमक पर बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, पूरी बॉडी पे इतना इफेक्ट किया कि उनकी डेथ भी हो गई। और वहां पर एक और चीज है, फिर उसमें जो वो है, एक मामू जो है, उनके एक बेटे को भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है। जो मामी है उनको भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है। तो इस चीज को आप लोग शेयर कर सकते हैं, शायद हमारी बात कोई सुन ले, वहां पर जो ये गलत चीजें हो रही हैं, गंदगी फैलाई जा रही है, इस चीज को रोका जा सके। हम ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हैं, यू गाइस आर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप डॉक्टर बनेंगे, आप अच्छा काम करना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, पैसा तो आप कैसे ही भी कमा लोगे, एक डॉक्टर बनना, बिजनेसमैन मत बनना अगर आप इस लाइन में जा रहे हो। क्योंकि बिजनेसमैन अपना फायदा देखता है, और डॉक्टर जो है दूसरों की सेवा करने के लिए भी देखते हैं। पैसा कमाना सबका मोटिव होता है, पैसा कमाइए, लेकिन एक मैनर में, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। तो बच्चों, हेपेटाइटिस बी के लिए क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसी का नाम है वायरस का। और इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। उसके बाद में, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में है हेपेटाइटिस बी, वो पॉजिटिव है, तो ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है, और बच्चे को भी वो बीमारी हो सकती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात चलती है एक और डिजीज की तरफ। अभी तक हमने बैक्टीरियल डिजीज देखी, वायरल डिजीज देखी, अब एक डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। एक डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। देखो बच्चों, बैक्टीरिया अलग होते हैं, वायरस अलग होते हैं, प्रोटोजोआ अलग होते हैं, इन सबके कैटेगरीज अलग अलग हैं, इन सब से होने वाली डिजीज भी अलग अलग है। एक बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज जो कि प्रोटोजोआ से होती है, जिसका नाम है क्या, मलेरिया। जिसका नाम है क्या, मलेरिया। और इसमें क्या होता है, हम जानते हैं प्लेटलेट्स वगैरह क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, फिर बकरी का दूध पिलाया जाता है, काफी सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पपाया के पत्तों का जूस पिलाओ, कुछ लोग कहते हैं बकरी का दूध पिलाओ, कुछ मेडिसिन भी चलती हैं। तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कुछ मेडिसिन है जिसका नाम है क्विनाइन है, क्विनाइन करके या क्विनीन करके, क्विनोन करके एक मेडिसिन होती है, जो कि मलेरिया में दी जाती है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके बाद क्या है, अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो एक पैरासाइट क्या है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम के कई सारे स्पेशीज हैं बच्चों। जैसे कि एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो ये अलग अलग तरह के स्पेशीज हैं। होगा सबसे मलेरिया ही, कोई थोड़ा कम लेवल का मलेरिया करेगा, कोई थोड़ा हाई लेवल का करेगा। और जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ये सबसे खतरनाक मलेरिया कॉज करता है, सबसे डेंजरस, सबसे फेटल कंडीशन जो होती है किससे होती है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होती है। अब आपको क्या पता चल गया, बैक्टीरियल डिजीज पता चल गए, वायरल डिजीज पता चल गए, एक प्रोटोजोआ का भी एग्जांपल दिया जिसमें कहा कि मलेरिया होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक किससे होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होता है। थोड़ा सा बताता हूं। अच्छा, एक चीज और इसमें बतानी है मुझे आपको। हाँ, ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ये क्या करते हैं, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसका नाम है हेमोजोइन। देखो वर्ड जो है हेम, या तो हेमोग्लोबिन के लिए यूज किया जाता है, या इट इज एसोसिएटेड विद ब्लड। दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद ब्लड एंड इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ब्लड। हेमोपोइसिस मतलब कि ब्लड फॉर्मेशन, हेमोग्लोबिन कई बार बोलते हैं, उसके नाम में आता है। तो यहां पर एक टॉक्सिन है जिसका नाम है हेमोजोइन। हेमोजोइन, दैट मीन्स हेम वर्ड आ गया, मीन्स दिस टॉक्सिन इज रिलेटेड टू ब्लड। ब्लड में ये नुकसान पहुंचाएगा बहुत ज्यादा। तो ये टॉक्सिन का नाम आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर होता कैसे है, कैसे कैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मलेरियल साइकिल। मलेरियल साइकिल। तो गाइज सबसे पहले क्या होता है, देखो बच्चे हैं, कोई भी घूमते फिरते रहते हैं, बड़े हैं इधर उधर बैठे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। अचानक आपके घर के बाहर जो है कहीं मान लीजिए गंदा पानी था या कुछ भी था, और वहां पर जो मॉस्किटो था, फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, वो क्या किया, वो पैदा हुआ और वहां पर उसके अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो उसके अंदर रहता है। ठीक है, एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है। उस मॉस्किटो ने क्या किया, किसी भी ह्यूमन के काट लिया। अब काटते वो मजे में थोड़ी है, ये गर्लफ्रेंड थोड़ी है कि मजे के लिए काट रही होगी वो आपके। गर्लफ्रेंड भी खून पीती है हालांकि, पर वो दूसरे तरीके का होता है। तो पहला स्टेप क्या है इसकी लाइफ साइकिल में, जो एक मॉस्किटो है एनोफिलिस, इसने इसको काट लिया। ठीक, काट लिया। काटते ही क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्लड उसमें एक डायरेक्शन में जा रहा है। उस ब्लड का जो लिंक बना है इसकी मॉस्किटो की बॉडी से, इसके इंजेक्शन सा जो होता है मॉस्किटो का छोटा सा, उसके डंक से लेकर हाथ में अंदर जाने तक जो एक लिंक बना है, उसके द्वारा जो प्लाज्मोडियम के, क्या बोलते हैं उनको, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, वो कहाँ ट्रेवल कर जाते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगे, और किस फॉर्म में एंटर करेंगे, स्पोरोजोइट्स। किस फॉर्म में एंटर करेंगे, स्पोरोजोइट्स। एक नीट का क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में एंटर करता है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड के जरिए ये कहां पहुंच जाएंगे, लीवर में। ये लीवर में पहुंच जाएंगे। लीवर में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या हो जाएंगे, ये सेल जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कहाँ करेंगे, सेल के अंदर करेंगे, और ये सेल को बर्स्ट कर देंगे। जो लीवर सेल्स में क्या है, ये लीवर सेल्स में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देंगे और बर्स्ट कर देंगे सेल को। मतलब बर्स्ट करने का मतलब है, अगर ये एक सेल है, इसको चारों तरफ से तोड़ फोड़ देना, जैसे कि गुब्बारा फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और ये उसमें से बाहर रिलीज हो जाते हैं। कुछ इस तरह का नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है बच्चों, सेल बर्स्ट हुआ और ये बाहर निकल गए। उसके बाद क्या है, ये एंटर करेंगे किसमें, ब्लड में। अब जब ये ब्लड में एंटर करेंगे तो इनकी अभी क्या चल रही थी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चल रही थी। और ब्लड में ये क्या रिलीज करते हैं, हेमोजोइन रिलीज करते हैं, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद क्या है, ये आगे और ज्यादा डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद में जो ये स्पोरोजोइड्स थे, ये अब क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे गैमेटोसाइट्स। ये बनाएंगे क्या, गैमेटोसाइट्स। अब बच्चों देखो क्या होता है, हम जानते हैं मेल गैमेट अलग होते हैं, फीमेल गैमेट अलग होते हैं, तो यहां से इनमें डिफरेंशिएट होता है थोड़ा बहुत, कि जिस तरह अभी पीछे बहुत सारे मेल स्पोरोजोइट आए थे, बहुत सारे फीमेल स्पोरोजोइट आए थे, तो यहां से इनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि मेल स्पोरो गैमेटोसाइट्स भी बन रहे हैं और फीमेल गैमेटोसाइट्स भी बन रहे हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब ये ब्लड में आ गए मेल और फीमेल गैमेटोसाइट, अब क्या होगा, कोई दूसरा मच्छर आया, मच्छर नहीं होता एक्चुअली, ये मच्छर नहीं होती है, फीमेल होती है, इसको बोलते हैं फीमेल मॉस्किटो जो होती है, फीमेल एनोफिलिस इसीलिए इसको बोला जाता है। और ये आती है, ये खून चूसती है, मतलब लगता है कि लेडीज लोग का काम ही है खून पीना। तो ये मच्छर की जो लेडीज लोग होती हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये क्या आती है, दोबारा से ह्यूमन का ब्लड सकआउट करती है। और ब्लड जब सकआउट करती है तो ये ब्लड इसकी बॉडी में चला जाता है। फिर इसकी बॉडी में जाकर क्या होगा, ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जो हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा मॉस्किटो गट में। मॉस्किटो गट में डेवलपमेंट होने के बाद में ये ट्रेवल कर जाएंगे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ ट्रेवल कर जाएंगे, कहाँ के लिए स्केप करेंगे, स्केप करेंगे मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में जब ये पहुंच जाएंगे तो ये अब आ चुके हैं, डेवलपमेंट होने के बाद इनसे बन जाती है क्या, स्पोरोजोइट फॉर्म। अगेन फिर क्या होगा, ये जो मच्छर था, मच्छर नहीं सॉरी, ये जो फीमेल मॉस्किटो थी, ये यहां खून पिया। अब इसको फिर जरूरत पड़ी खून की कुछ देर के बाद, इसने फिर किसी इंसान के शरीर पे बैठ के खून पी लिया। तो ये अब इसमें स्पोरोजोइड जो थे ये इसमें आ गए और फिर से यही साइकिल चलेगी। सो दिस इज कॉल्ड द मलेरियल साइकिल। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम कौन सा था, मलेरिया, मलेरिया भी कहा जाता है इसको। सो गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा, मेडिसिन बताई मैंने इसकी, ये इन सब डिजीज के बारे में बताया। आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जाइए अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको नीट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, हम लोग आपके साथ में हैं। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहे सब पूछिए, धीरे धीरे बहुत कंटेंट आपको मिलेगा, पढ़ाई पूरी आपकी अच्छे से यहां से हो जाएगी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड लेक्चर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। इसमें हम कुछ डिजीज के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजोअल डिजीज है, इसमें हम पूरा इम्यूनिटी पढ़ने वाले हैं कि इम्यूनिटी कैसे होती है, क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, नेचुरल, एक्टिव, पैसिव, एक्वायर्ड, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ लास्ट तक पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाते जाता हूँ। बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम। इसमें सबसे पहला जो एक प्रोटोजोअल डिजीज, अभी हमने लास्ट लेक्चर में मलेरिया के बारे में पढ़ा था, वो भी प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, और कुछ और प्रोटोजोअन डिजीज है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इस डिजीज का नाम है अमीबियासिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। और इसका पॉजिटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आपको ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला मैंने आपको पहले बताया था कि क्या रूल है, तो उसके हिसाब से नाम कैसे लिखे जाते हैं, वो आप लोग अगर कभी लिखें तो उसका ध्यान रखिएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। उसके बाद क्या है, इसके कुछ सिम्टम्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं कि पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है खाने के साथ में या किसी भी तरह से, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन करेगा, एब्डोमिनल पेन करेगा, ये सारी चीजें सिम्टम्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं।
उसके बाद एक हेलमिंथिक डिजीज है जिसका नाम है एस्कैरियासिस, और इसका पैथोजन जो है पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस है, और इसको कॉमन राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। इसका सिर्फ नाम याद रखिए आप, वो भी आपके लिए काफी है। ये भी क्या है, एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है। उसके बाद क्या है, एक और है हेलमिंथिक डिजीज में, एक हेलमिंथ और है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस जिस डिजीज को कहते हैं, या फ्लैरियासिस भी कहा जाता है। इसमें किसी भी पेशेंट का पैर फूल के पूरा एकदम हाथी के जैसा हो जाता है, इसीलिए इस डिजीज का नाम रखा गया है क्या, एलिफेंटियासिस। ओके, थोड़ा सा देखते हैं पैथोजन, वोचेरिया बैंक्रोफ्टाई, या फिर वोचेरिया मलाई, या फिर इसको फ्लैरियल वॉर्म भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो है लोअर लिम्ब की वो बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और पैर पूरा हाथी के जैसे हो जाता है। उसके बाद क्या है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये जो है एलिफेंटियासिस का जो पैथोजन है वोचेरिया बैंक्रोफ्टाई या वोचेरिया मलाई, इसका एक फीमेल मॉस्किटो है। यहाँ पर भी मैंने कहा था नहीं पिछले लेक्चर में कि लड़कियां बनी खून चूसने के लिए मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मत मान जाना तुम लोग, मतलब हंसाने के लिए कह देता हूँ, अदरवाइज ऐसा किसी का दिल दुखाने का कोई मेरा मोटिव नहीं है। तो फीमेल मॉस्किटो है एक जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये इसका वेक्टर है, ये इसका वेक्टर है वोचेरिया बैंक्रोफ्टा या वोचेरिया मलाई का। अब आती है फंगल डिजीज। देखो फंगल डिजीज बहुत कॉमन है, कुछ बहुत ज्यादा कॉमन डिजीजेज हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आपको दाद हो जाता है, रिंग जिसको कहते हैं ना कि रिंग गार्ड लगाओ, रिंग वॉर्म हो गया, आपको दाद हो गया, इन्फेक्शन इस तरह का हो जाता है। कई बार फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, स्किन रैशेस हो जाते हैं, या तो ब्रेस्ट के नीचे, अंडर आर्म्स में तो सभी को होते हैं, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, या फिर जो प्यूबिक एरिया होता है वहां पर, थाइज के अंडर का एरिया होता है वहां पर, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, बटक लाइनिंग जो होती है वहां पर, जहां पर वार्म, थोड़ी सी शेडी प्लेस, डार्क और ह्यूमिड प्लेस, मॉइस्चर जहां पर होता है वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मुंह में हो जाता है फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा। तो एक है यहाँ पर रिंग वॉर्म जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, इसका पैथोजन क्या है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोपाइथन या फिर एपिडर्मोपाइथन, ये है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ना, कहाँ कहाँ स्किन फोल्ड्स में ज्यादा होती है ये बीमारी, और क्या करता है, ड्राइनेस कर देगा, स्केली लेजन्स कर देगा, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स पर सूखा सूखा हो जाता है, खुजली मचती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, वो सब इसी की वजह से होता है। तो देखो अब यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है एलिफेंटियासिस, आप देख सकते हैं यहाँ इसका पूरा एक पैर हाथी की तरह फूल गया है, इसीलिए नाम दिया गया है एलिफेंटियासिस। और ये क्या है, रिंग वॉर्म है, जो दाद हो गया है किसी इंसान को, यहाँ ठोड़ी पे दिखाया हुआ है ऐसे करके, कई बार होता है फेस पे हो जाता है, हाथ पे हो जाता है, स्किन पर कहीं भी हो सकता है। एक बहुत कॉमन और फंगल डिजीज है गाइस, जिसको बोला जाता है क्या, कैंडिडाइसिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है क्या, कैंडिडा एल्बिकेंस, फंगस है ये एक तरह की, और ये कैंडिडाइसिस कोज करती है। और मतलब ये कैंडिडा एल्बिकन जो है कैंडिडाइस कोज करता है, इसी तरह का इचिंग, इन्फेक्शन, रैशेस, ये सब चीजें इससे होती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, अभी हम मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको कुछ एसटीडीज और उनके बारे में, किससे इनका पॉजिटिव एजेंट क्या है। नाम है गोनोरिया, ये मैंने आपसे पहले भी आपको बताई थी, जब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये है इसके पॉजिटिव एजेंट। एड्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में यहां से बच्चों एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले हेल्थ एंड डिजीज में हम इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको कोई बीमारी होने वाली है तो आपका इम्यून सिस्टम उस बीमारी से लड़ रहा होगा मेडिसिन खाने से पहले ही।
आपकी बॉडी उस इम्यून से उस बीमारी से लड़ रही होगी। इसीलिए कहते हैं दवाइयां अवॉइड करो, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, ताकि जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ सके। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। इनमें सबसे पहला ही आ जाता है क्या, इम्यूनिटी क्या है। बेसिकली ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी का नेचुरल एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि किसी भी पैथोजन या डिजीज के अगेंस्ट वर्क करता है, उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। इसी के ऊपर ह्यूमन बॉडी में पूरा एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। एक वर्ड और आ गया, एंटीजन। एंटीजन, एंटीजन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं, फॉरेन मटेरियल। आपकी बॉडी में कोई चीज कहीं कुछ बाहर से आ जाए, वो आपकी बॉडी के लिए एंटीजन है। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बॉडी में कोई बैक्टीरिया अगर एंटर कर गया तो वो बैक्टीरिया एंटीजन कहलाया जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल, आप सुन के थोड़ा शॉक भी हो सकते हो। जब रिप्रोडक्शन होता है, कहने का मतलब है जब कोइटस होता है, ड्यूरिंग कोइटस इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, जो स्पर्म सेल्स हैं जो कि वेजाइना में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो स्पर्म सेल्स फीमेल बॉडी के लिए बाहर का ऑब्जेक्ट हैं, और वो स्पर्म को ह्यूमन फीमेल बॉडी जो है वो एज अ एंटीजन ही ट्रीट करती है। और जो फीमेल वेजाइना है, फीमेल वेजाइना में कुछ सेल्स होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स, वो सेल्स स्पर्म को अटैक करते हैं और उनको मार डालते हैं। तो क्योंकि वो भी बाहर का मटेरियल है, ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई भी बाहर से चीज अगर ह्यूमन बॉडी में आ रही है, वो उसके लिए एक तरह का एंटीजन है, फॉरेन मटेरियल। और एक वर्ड है एग्लूटिनोजेन, इसको ऐसी बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस है अब जो कि ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के प्रोसेस को बढ़ावा दे रहा है। और बढ़ावा कौन देगा, बाहर का कोई मटेरियल जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो एंटीबॉडी बनाने को बढ़ावा देगा। उसके बाद क्या है, चलो एक अब आती है एंटीबॉडी। बेसिकली एक ऐसा हम कह सकते हैं इम्यून प्रोडक्ट है जो एंटीजन के अगेंस्ट बनता है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। ओके। और ये किससे सिक्रेट होती है, बी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन के रेस्पॉन्स में। और ये क्या है, एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन है। ये सब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब बात करते हैं एंटी सीरम के बारे में। ये क्या है, सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन्स द एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। बेसिकली कोई भी एक फ्लूइड है जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और वो कोई एनिमल फ्लूइड है, उसको बोला जाएगा एंटी सीरम। अब बात आता है वेनम। वेनम एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर कोई एनिमल है या इंसेक्ट, स्पेशली स्नेक, स्नेक या फिर इंसेक्ट्स, वो जो जहर उगलते हैं उसको बोला जाता है वेनम। चलो आप लोग के लिए एक होमवर्क ये है, अगर ये वेनम हो गया तो फिर टॉक्सिन क्या है, तो फिर टॉक्सिन क्या है। अब बात आती है एग्लूटिनेशन की। एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है, ये एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है एंटीजन के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन के बारे में। मेनली दो तरह की इम्यूनिटी होती है। इम्यून सिस्टम में दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक ऐसी इम्यूनिटी है जो आपके पास बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। और एक ऐसी इम्यूनिटी है जो आपने एक्वायर की है आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद आपकी बॉडी ने वो डेवलप की है या बनाई है किसी भी तरह से, ये आफ्टर बर्थ। इसी के बेसिस पर ये दो पॉइंट रख दिए गए हैं, जिसमें पहले को बोला जाता है क्या, इननेट इम्यूनिटी। इननेट, इननेट यूज किया जाता है वो जो पैदा होने से पहले ही आपके पास में प्रेजेंट हो, बच्चे के लिए टर्म यूज किया जाता है। और इसमें क्या है, ये एक्वायर्ड है, मतलब कि ये बाद में एक्वायर की हुई है। ठीक, समझ गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इननेट इम्यूनिटी के आगे लिखा हुआ है नॉन स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है। इननेट इम्यूनिटी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो बाय बर्थ आपके पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। स्किन, स्किन प्रेजेंट थी आपके पास में। ओके। जो आपकी स्किन है, क्या वो किसी भी बैक्टीरिया को अंदर पेनिट्रेट करने देगी, नहीं करने देगी। क्या आपकी स्किन वायरस को अंदर जाने देगी, नहीं जाने देगी। क्या आपकी स्किन किसी प्रोटोजोआ को अंदर जाने देगी, नहीं जाने देगी।
तो क्या है, स्किन इज वर्किंग एज एन इम्यूनिटी, इट इज वर्किंग एज एन इम्यून सिस्टम, उसका पार्ट है एक। और कौन सा पार्ट है, क्योंकि बाई बर्थ प्रेजेंट थी तो इननेट हो गई। नॉन स्पेसिफिक का यहां पर ये मतलब है, मैंने कहा बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देगी, वायरस को अंदर नहीं जाने देगी, प्रोटोजोआ के अंदर नहीं जाने देगी, फंगस को अंदर नहीं जाने देगी, हेलमिंथ को अंदर नहीं जाने देगी, वॉर्म को अंदर नहीं जाने देगी। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चीजों के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर जो एंटीजेंस हैं अलग अलग तरह के, उन सबके अगेंस्ट क्या है, इफेक्टिव है। किसी एक चीज के लिए स्पेसिफिकली नहीं है कि कभी बैक्टीरिया को तो नहीं जाने दे रही लेकिन उसके अलावा सब जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक हो गई, नहीं, ये सबके लिए है, तो ये नॉन स्पेसिफिक हुई, ये सबके अगेंस्ट वर्क कर रही है, ये नॉन स्पेसिफिक हुई, किसी एक चीज के लिए नहीं है। अब बात आती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कोई ऐसी इम्यूनिटी जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट काम कर रही हो, कोई एक ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रही हो, कोई एक ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही हो। ठीक है। अब इसके कुछ और पार्ट्स भी आएंगे, जैसे कि एक्टिव और पैसिव, इन सबको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल, इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि नेचुरल क्या है, इन्फेक्शन हो गया हमें, और ह्यूमन बॉडी ने अपने आप कुछ उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बना ली खुद से अपने आप। ठीक है, वो हो गया क्या, इसमें आ गया इन्फेक्शन, अब नेचुरल में आ गया। हालांकि क्या है ये, इसको हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं तो कुछ चीजें आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन अभी सारी की सारी वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी। इसका एग्जांपल वैक्सीनेशन है, यहाँ क्या है, आईजीजी प्लेसेंटा से आ जाती है, आईजीए कोलोस्ट्रम से आ जाती है, एंटी सीरम क्या है, उसको हम डाल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में उसको डाल सकते हैं, एंटी सीरम का मतलब अभी मैंने आपको बताया था। अब जो यहाँ पर ये दो तरह की इम्यूनिटी है, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बच्चों, इसमें क्या होगा, देखो इननेट बाई बर्थ आपके पास में पहले से क्या क्या प्रेजेंट था, इसमें सबसे पहले आता है स्किन, और स्किन जो है आपकी हर एक चीज को जो है अपोज करेगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाइन, सबकी एंट्री को प्रिवेंट करेगी। तो स्किन इज ऑल्सो वर्क एज अ, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर या फिर एनाटॉमिकल बैरियर, इननेट इम्यूनिटी जो कि बाई बर्थ प्रेजेंट है। म्यूकोसा कहते हैं जो किसी भी ऑर्गन की इनर लाइनिंग है, जैसे कि जब हम बात करते हैं इसोफेगस की, तो वहां पर एक म्यूकोसा लेयर है, स्टमक में म्यूकोसा लेयर है, वो क्या करती है, कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं तो वो उसको ट्रैप कर लेती है, उसमें म्यूकस नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो उसको ट्रैप कर लेती है और उस चीज को आगे नहीं जाने देती। इसमें म्यूकोसल सेल्स होते हैं और सीलिया होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं, आगे नहीं जाने देते। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। देखो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या आ जाएगा, बैरियर्स, जो किसी चीज को रोक रहा है। आपको बुखार चढ़ गया, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, चलो मान लो 35, 36, 37 कुछ ऐसा मान लेता है, एग्जैक्ट क्या है देखना, मान लो 37, कोई बैक्टीरिया एंटर किया जो कि 37 डिग्री पे वर्क कर सकता था, कोई बैक्टीरिया एंटर किया जो कि इंफेक्शन कोज कर सकता था 37 डिग्री सेल्सियस पर। क्या हुआ, जैसे ही इसने इंफेक्शन कोज करना शुरू किया, ह्यूमन बॉडी ने क्या करा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हमने उसको बोला फीवर है। क्यों, क्यों इंक्रीज किया टेम्परेचर, क्योंकि जो बैक्टीरिया 37 पर अच्छे से वर्क कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ते ही वो उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ये जो बुखार है वो कोई डिजीज नहीं है, आज आप लोग सुन लो कान खोल के ढंग से, जो बुखार है वो कोई डिजीज नहीं है, फीवर कोई डिजीज नहीं है। फीवर एक सिम्टम हो सकता है किसी डिजीज का, फीवर एक तरह का इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट हो सकता है, कि ये फीवर जैसे ही हुआ, बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ तो उसने किसी भी बैक्टीरिया को या वायरस को ग्रो करने से रोक दिया। उसके बाद पीएच, बॉडी का पीएच कैसे वर्क करता है, कोई बैक्टीरिया है अगर HCl में चला गया तो खत्म हो जाएगा। पीएच कैसे वर्क करता है मैं इसका आपको बताता हूं, जैसे कि आपको एक बैक्टीरिया के बारे में एक मैंने बताया था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के बारे में।
क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई क्या है, अगर आपको यहाँ कट लग जाए लोहे से जिसमें जंग लगा हुआ है तो आपको टेटनस यहाँ फैल सकती है, आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ठीक है गाइस। लेकिन अगर आप उस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई को मुंह से खा लें तो आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में जो है वहां पर HCl प्रेजेंट है, वो उसको डिग्रेड कर देगा, मार डालेगा, उसका पीएच बहुत ज्यादा कम है, तो एसिडिक पीएच में नहीं सरवाइव कर पाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। ओके। उसके बाद क्या है, फिर है सिक्रीशंस। तो ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे सिक्रीशंस भी होते हैं, जैसे कि हम जब आंखों में हमारे कुछ चले जाता है बाहर से, धूल डस्ट मिट्टी, तो क्या होता है, हमारी आंखों में पानी आ जाता है और वो उस पानी के साथ सारी डस्ट मिट्टी बाहर आ जाती है, क्योंकि डस्ट भी तो एक तरह का एंटीजन ही हुआ ना, फॉरेन मटेरियल, वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यूरिन। अगर आपके इम्यून से आपके यूरिन सिस्टम में कोई इंफेक्शन हो रहा है, डॉक्टर बोलता है बहुत ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। जब आप ज्यादा पानी पीते हैं सुसु भी ज्यादा आती है और वो सारा का सारा जो इन्फेक्शन माइक्रोब्स होते हैं वो सुसु के जरिए बाहर निकल जाते हैं, यूरिन के जरिए वो बाहर पास आउट हो जाते हैं। सेबम वगैरह हैं, लाइजोसोम वगैरह, एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आगे आता है इसमें सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर का मतलब है कि कुछ सेल होंगे जो कि बैरियर की तरह, इम्यून सिस्टम की तरह वर्क कर रहे होंगे। इसमें कुछ सेल्स आते हैं जैसे कि हम बोलते हैं उनको क्या, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक अगर एंटीजन है और दूसरा सेल आएगा और इसको क्या करेगा, खा जाएगा, पूरे को फैगोसाइट कर लेगा। समझ रहे हो इस चीज को? इसमें एग्जांपल मोनोसाइट्स, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाते हैं इसमें। और क्या होता है, फैगोसाइट्स आर मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स आर लिबरेटेड एट साइट ऑफ इंफेक्शन, दीज लेटर कन्वर्टेड टू मैक्रोफेजेस। ये सिंपल सी चीज है, कोई इतना भारी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसे कि नॉन फैगोसाइटिक सेल्स में क्या आते हैं। अब जो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स हैं ये मतलब कि किसी भी एंटीजन को नहीं खा रहे हैं, फैगोसाइट नहीं कर रहे हैं, बट उसको मार डालेंगे किसी भी तरह करके। और इनका नाम इसीलिए पड़ा है क्या, नेचुरल किलर सेल्स। ये उसको किसी भी तरह मार देंगे, किसी भी तरह जो एंटीजन है उसको मार देंगे। उसके बाद में हमारे पास में आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन का मतलब ये केमिकल के लिए कुछ यूज किया जाता है, वर्ड केमिकल के लिए। और साइटोकाइन बैरियर में एक बहुत जबरदस्त चीज है जो आपसे नीट में पूछी जा सकती है, ये है क्या, इंटरफेरॉन्स के बारे में। और इंटरफेरॉन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैंसर, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो क्या है बेसिकली इंटरफेरॉन, क्या है? एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि इंटरफेरॉन्स क्या होता है। मान लीजिए ये कुछ सेल हैं, ह्यूमन बॉडी का एक टिश्यू है, ह्यूमन बॉडी का एक टिश्यू है। और ये जो टिश्यू है बच्चों, इसमें फैल गया क्या, इन्फेक्शन। इसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन भी कैसा, मान लो कि कुछ कैंसर टाइप का, ट्यूमर टाइप का कुछ ना कुछ बनने लगा, या कोई बहुत ज्यादा एड्स वगैरह का कैंसर फैल गया। ये जितने भी सेल हैं ये सारे इन्फेक्ट होने लगे। मैंने इसीलिए रेड कलर के बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद इनके थोड़ा सा ही आगे हेल्दी सेल्स भी प्रेजेंट है जिनमें कोई इन्फेक्शन अभी नहीं फैला है। कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। ये व्हाइट कलर से बनाए हैं। तो यहां पर आपको दो तरह के सेल नजर आ रहे हैं बच्चों, एक इन्फेक्टेड सेल्स हैं और दूसरे जो हैं हेल्दी सेल्स हैं। पूरे के पूरे दो टिश्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन दोनों टिश्यूज में से एक में फैल गया इन्फेक्शन, एक हेल्दी है। अब क्या होगा, कैसे वर्क करेंगे? तो क्या है, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स यहाँ पर हैं, ये एक तरह का, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स यहाँ पर है ये एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं जिसको,
इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स बच्चों क्या करेंगे, ये इंटरफेरॉन्स आगे जाएंगे इन सेल्स के पास में, और इन सेल्स को ये क्या करेंगे, एक तरह का मैसेज भेजेंगे, एक तरह का मैसेज भेजेंगे। और मैसेज ये होगा कि आपकी जो जितनी भी एक्टिविटी है, सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल्यूलर एक्टिविटी उसको बंद कर दो। थोड़ी बहुत अभी बताऊंगा कौन सी एक्टिविटी थी, उसको बंद कर दो। जब ये इन्फेक्शन इधर से इधर की तरफ फैल रहा था, इधर से इधर की तरफ जा रहा था, यहां पर ये जो इन्फेक्ट हो चुके सेल्स थे, ये इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, कहीं पर एक जंग चल रही है, और एक जो सेना थी वो हारने लगी, और हारती हुई सेना में से कुछ लोग निकल के भागे, और उन्होंने अपने कंट्री के लोगों को जाकर बोला कि हमारी सेना सारी मरने वाली है, आप लोग अपने किले के दरवाजे बंद कर लो, आप लोग अंदर बंद हो जाओ, ताकि जो दूसरी सेना है वो आपको ना मार पाए। इसी तरह से ये इन्फेक्टेड सेल्स जितने भी थे, इन्होंने एक मैसेज भेजा, एक मैसेंजर केमिकल भेजा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इन हेल्दी सेल्स के पास गया और इसने कहा कि यहां पर जितनी भी एक्टिविटी चल रही थी बंद कर दो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। इसके आगे भी बॉडी में और जितने भी सेल्स होंगे, जितने भी टिश्यूज होंगे, वो सारे के सारे फिर बच जाएंगे, ये इन्फेक्शन आगे जो है इनसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये है मेन काम इंटरफेरॉन्स का। अब ये किस चीज को बंद करने के लिए कहते हैं, ये कहते हैं ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं, उन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या बोलते हैं कि आप ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाओ। मतलब कि ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी भी सेल में कोई बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस चल रहा होता है, वो प्रोसेस ये है, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और इस तरह से ह्यूमन लाइफ जो है वो चलती रहती रहती है। इसी को बोलते हैं हम केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए वगैरह। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोटीन हर एक सेल में बन रहा है, और ये प्रोटीन अगर बन गया, अगर यहाँ पर किसी वायरस ने अटैक कर दिया था, या यहाँ पर किसी वायरस ने अटैक कर दिया था, तो प्रोटीन भी वो इन्फेक्शियस प्रोटीन बनेगा, डिजीज हो जाएगी। तो इनमें क्या करेगा, ये एक ऐसी प्रोटीन बनाने के लिए अब कह रहा है कि जो ट्रांसलेशन को ही रोक दे। इस प्रोसेस को बोल, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल डोगमा में, एक टॉपिक पढ़ा रहा था मैं आपको, थोड़ा सा कुछ डीएनए के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स में, वहां बताया था। आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये क्या करेंगे, इंटरफेरोन्स ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाने पर अपने एडजेसेंट सेल को मजबूर कर देंगे, और फिर ये प्रोसेस रुक जाएगी, और जो इन्फेक्शन था वो आगे नहीं फैल पाएगा। ये समझ गए आप, समझ गए आप ये वाला कॉन्सेप्ट सारा का सारा। अब क्या है, इंटरफेरोन्स को INF से भी डिनोट करते हैं, और ये कई तरह के होते हैं इंटरफेरोन्स। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको कम से कम 2 से 3 टाइप के इंटरफेरोन्स के बारे में लिखना है, बताना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये अल्फा इंटरफेरोन्स है, ठीक है। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। और ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए कहीं पर कोई इन्फेक्शन हुआ, किसी टिश्यू को इंजरी हुई किसी भी एजेंट की वजह से, वहां पर क्या होगा, एकदम से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा। और इन्फ्लेमेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसे होंगे, जैसे कि रेडनेस, हीट। आपने कहीं देखा है, आपको फोड़ा निकला हो कहीं पर, एक बार भाई साहब मुझे निकला था, कोई से हाथ में, अंगूठे के पास में, इतना मोटा हो गया था वो सूज के, और जब उसको फोड़ा तो उसमें से इतना सारा पस निकला। जब वो फूलता है, कहीं बहुत ज्यादा फोड़ा निकलता है, फुंसी फोड़े निकलते हैं, तो वहां पर आपको रेडनेस देखने के लिए मिलती है। और वो जो एरिया होता है पर्टिकुलरली, वो बहुत ज्यादा गर्म भी रहता है, तो हीट देखने के लिए मिलती है। और बहुत ज्यादा वहां पर स्वेलिंग भी आ जाती है, और इन सबको मिलाकर बोलते हैं क्या, इन्फ्लेमेशन। और उसमें पेन भी होता है। और ये सब चीजें इसलिए होती हैं ताकि उस इंफेक्शन को वहां से बढ़ने से रोका जा सके, ठीक है, बढ़ने से रोका जा सके। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल नहीं है, इसको हमने बाद में एक्वायर किया है, हमने इसको बाद में एक्वायर किया है, पैदा होने के बाद एक्वायर किया है हमने इसको। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज जो है वो इसकी स्पेसिफिसिटी है। मतलब कि ये किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक है, वायरस के अगेंस्ट स्पेसिफिक है, जैसे कि
कोविड की वैक्सीन सिर्फ कोरोना वायरस के लिए लग सकती है, वो किसी और चीज के लिए नहीं लग सकती। वो किसी और चीज के लिए नहीं लग सकती। क्या कोविड की वैक्सीन को रेबीज के लिए लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, फर्क वर्क ही नहीं करेगी। तो इस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। फिर इसमें डाइवर्सिटी, इसमें क्या है, दिस सिस्टम रिकॉग्नाइज द वास्ट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमने अलग अलग, मतलब कि वैक्सीन में वो है स्पेसिफिसिटी है, लेकिन स्पेसिफिकली पहचान लेती है सबको, सबको पहचान लेगी स्पेसिफिकली अलग अलग। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब कि अगर हमने वैक्सीन दी, रेबीज की वैक्सीन दी, चलो आपके लिए एक होमवर्क ये और भी है, रेबीज की वैक्सीन किस चीज के लिए दी जाती है। रेबीज की हमने वैक्सीन दी, रेबीज की वैक्सीन में हमने कहा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ रेब्डो वायरस के लिए इफेक्टिव है। उसने सिर्फ रेब्डो वायरस को खत्म किया, ह्यूमन बॉडी को खत्म नहीं किया। तो इस इम्यूनिटी को ये पता है कि ह्यूमन बॉडी का शरीर कौन सा है और नॉन सेल्फ, मतलब कि एंटीजन कौन सा है और होस्ट कौन सा है, ये इसको पता है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा मेमोरी, मतलब कि ऐसा होता है, मान लीजिए हमने वैक्सीन लगवा ली एक बार, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का एग्जांपल ले लीजिए, स्मॉल पॉक्स की हमने पॉक्स वैक्सीन लगवा ली। अब हमको एक बार वैक्सीन लगी, उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा पॉक्स होगा नहीं हमको। क्यों नहीं होगा? अगर एक बार बॉडी ने पॉक्स वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, वो बॉडी में अब रह जाएंगी, बॉडी को पता चल गया पॉक्स वायरस कैसा होता है। कभी फ्यूचर में पॉक्स वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो वहां पर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी और वो उसको देखते ही मार देगी। तो इस चीज को बोलते हैं मेमोरी। उसके बाद है थोड़ा सा, इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है बच्चों। क्या है, द टी, अच्छा, दो तरह के सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। और बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी सिक्रिएट नहीं करते, बट वो बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम, होस्ट बॉडी खुद बनाती रहती है इसको। और ये क्या है, रिसीव्ड पैसिवली बाय होस्ट एंड द होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट, मतलब कि इसको कहीं से वैसे हमने इसको दे दिया, पैसिवली दे दिया है, इसमें कोई ह्यूमन होस्ट बॉडी ने रोल प्ले ज्यादा नहीं किया है। उसके बाद क्या है, इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और कांटेक्ट विद इम्यूनोजन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन। इम्यूनोजन वो चीज है जिससे कि कोई इम्यून रेस्पॉन्स आ जाए। तो वैक्सीन, वैक्सीन से एंटीबॉडी बन सकती है। वैक्सीन में क्या होते हैं, मरे हुए, वही तो हम कह सकते हैं कि पैथोजन होते हैं, उनको ह्यूमन बॉडी देखती है, अरे इन्होंने अटैक कर दिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। लेकिन बाद में पता चलता है वो तो पहले मरे हुए हैं, तो वो एंटीबॉडी सेव होकर रह जाती है, वहीं पर सेव कर लेता है ह्यूमन बॉडी उसको। उसके बाद क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज ये हैं। उसके बाद इम्यून रेस्पॉन्स ड्यूरेबल और इफेक्टिव होता है, यहाँ बहुत कम टाइम के लिए होता है। यहाँ पर क्या, डायरेक्ट एंटीबॉडी लगा देते हैं इसमें। इसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी में बन रही है एंटीबॉडी। यहाँ क्या किया, एक सिरिंज में एंटीबॉडी लगी, डायरेक्ट पैसिव इसमें लगा दी, वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर ए लैग पीरियड, जब एक बीमारी हो गई तब वो इम्यूनिटी बन रही है, उससे पहले वो नहीं बनेगी। और यहाँ पर इमीडिएटली इफेक्ट है, सिरिंज में भर के लगा दो उसको। इसके बाद क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसमें प्रेजेंट रहेगी, वहां नहीं रहेगी, क्योंकि हमने वो बाहर से दी थी एंटीबॉडी, बॉडी ने अपना आप नहीं बनाई थी। इसमें क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंट लोगों में ये बिल्कुल खत्म ही हो जाती है लगभग से, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी नहीं बन पाती है। और ये क्या होता है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया उनमें बाहर से एंटीबॉडी लगाएंगे तो यहाँ पर ये इफेक्टिव होती है, एप्लीकेबल होती है। और क्या है, यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, ये पैसिव के बारे में बात आती है। ठीक है बच्चों, एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, जैसे कि एग्लूटिनेशन मैंने आपको बता दिया था, एक रिएक्शन है। ऑप्सोनाइजेशन क्या है कि ये एक तरह की कोटिंग है बैक्टीरिया की, कोई बैक्टीरिया आया, उसके चारों तरफ एंटीबॉडी जुड़ गई। अब इसका फेगोसाइट करवा दें, इसका लाइसिस करवा दें, कुछ भी करवा दें, मरवा दें इसको, इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। फिर है न्यूट्रलाइजेशन, मान लीजिए कोई टॉक्सिन है ह्यूमन बॉडी में, वो आ गया, जैसे हेमोजोइन मलेरिया के केस में था, ये उस टॉक्सिन को, एंटीबॉडीज जो होती हैं उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं ताकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब क्या है, यहाँ पर 5 तरह की एंटीबॉडी है, एक ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको ये याद हो जाएंगी।
GAME, गेम सबने खेला होगा, गेम सबने खेला होगा। डी, कोई भी नाम रख लो, किसी भी गेम का नाम जो डी से स्टार्ट होता हो। गेम डी। अब यहां पर क्या है बच्चों, जब आप देखोगे यहां पर आपको हर जगह एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आईजी। ये है क्या, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। आई फॉर इम्यूनो, जी फॉर ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनोग्लोबिन हमने सब जगह लिख रखा है, ये सब जगह लिख रखा है। अब इसके आगे आ गया क्या, जी। ये जो यहां लिखा था मैंने गेम डी, जी ए एम ई, गेम, और डी, ये बन गए पांच हमारे तरह के इम्यूनोग्लोबिन। गेम डी से आप इनको याद रख सकते हो। आईजीजी क्या करेगा, प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड्स। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स बॉडी सरफेसेस। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट बॉडी ब्लड स्ट्रीम। बॉडी स्ट्रीम ये करेगा, मीडिएट्स रीजनल हाइपरसेंसिटिविटी। ये करेगा, एक्टिवेशन ऑफ बीटा बी लिम्फोसाइट्स। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, स्किन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स वगैरह, मैक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन, फीवर हो गया। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक इम्यूनिटी बाय टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से आ जाती है ऑटो इम्यूनिटी। आगे ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है, इस लेक्चर में इतना पढ़िए आप लोग आराम से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑटो इम्यूनिटी, एड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो उस लेक्चर को भी देख लेना। यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रिपीट कीजिए, देखिए, डाउट्स पूछिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सारी चीजें कीजिए। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर थर्ड, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। स्पेशली हम इसमें ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर की खुद की कमी की वजह से हो जाते हैं। ह्यूमन बॉडी खुद को ही अटैक करने लग जाती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इम्यून सिस्टम बना था बीमारियों से फाइट करने के लिए, लेकिन जब वो अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बिना किसी देरी के बताना शुरू करता हूं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे पहला एग्जांपल है मिस्थेनिया ग्रेविस। बेसिकली एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मसल्स। मसल्स को जब कोई नुकसान पहुंचाती है कोई चीज, स्पेशली जब कोई इम्यून सिस्टम का कोई प्रोडक्ट नुकसान पहुंचाता है मसल्स को, तो वो कहलाता है क्या, मिस्थेनिया ग्रेविस। कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के लिए बनती हैं, उनके अगेंस्ट बनती हैं, सॉरी, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और इस वजह से मसल्स का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, और इस बीमारी को कहते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। इसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पर आता है पर्नीशियस एनीमिया। जब विटामिन बी 12 की कमी होती है तो बीमारी कहलाई जाती है पर्नीशियस एनीमिया। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे हो गया, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनती है, और जिनकी वजह से विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में वो कम हो जाता है। इस इंटेस्टाइन में इसकी कम होने की वजह से क्या होता है, विटामिन बी 12 की ह्यूमन बॉडी में कमी हो जाती है और आरबीसी फॉर्मेशन घट जाता है। इसको बोलते हैं क्या, पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें कुछ माइलिन शीथ के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनती हैं, और जब माइलिन शीथ हमें पता है नर्व सेल्स में प्रेजेंट होता है, और नर्व सेल्स के साथ अगर कोई चीज छेड़छाड़ हो रही है तो वहां पर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, चीजों का भूलना, चक्कर आकर गिर जाना, इस तरह की चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका फंक्शन है। आगे चलते हैं, एक और डिजीज जो कि रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से, जिसको बोलते हैं हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज में बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बनती हैं, और फिर इसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन है, इस हार्मोन की कमी हो जाती है, और कमी होने की कंडीशन में बीमारी को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और इस पूरे कंडीशन का नाम है क्या, हाशीमोटो डिजीज।
फिर है अभी तक की जो मैंने सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी देखी है पूरे अपने लाइफ टाइम में, अभी तक जितनी भी सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी देखी है मैंने, वो है क्या? रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है गठिया बाय। क्या बोलते हैं बच्चों? गठिया बाय। और इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में जहां पर भी हड्डियों का जॉइंट होता है, उन जॉइंट्स में जो कार्टिलेज मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं, वहां पर उनका उनकी थिकनिंग हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है उनमें, और उसमें ज्यादा प्रेशर लगने लगता है और पेन होता है उसकी वजह से। और वहां पर कई बार जो है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हड्डियों के बीच में, बोन्स जो होती हैं वो ओसीफाई होने लगती हैं, वो उनमें छेद हो जाते हैं, मतलब छेद ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लंबे पोर हो गए, उनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, कैल्शियम निकल जाता है एक तरह से, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। वहां पर फिर जॉइंट्स को चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट्स एक तरह से इमूवेबल हो जाते हैं, चलोगे तो इतना दर्द होगा कि चल नहीं पाओगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी से इसकी थेरेपी करवाई जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से, और कुछ इसकी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट वगैरह भी इसमें करवाया जाता है। अब आता है एक, चलो ऑटो इम्यूनिटी हो गई, अब शुरू करते हैं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर किसी को हो जाए तो उसको कहते हैं कि अब इसकी डेथ पक्की है, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी हमारे पास में ऐसे पक्का इलाज नहीं है। और जब ये बीमारी सबसे पहले हुई थी 1981 में यूएसए में, तो उसके बाद से इसने बीमारी ने लगभग 25 मिलियन लोगों की जान ले ली है, इससे भी ज्यादा लोगों की ये बीमारी जान ले चुकी है। ये बीमारी में क्या होता है, नाम अगर आप देखोगे एक्वायर्ड, इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था एक्वायर्ड का मतलब जो हमें पैदाइशी हमारे पास में वो चीज नहीं है, बाद में डेवलप की गई है, हमने बाहर से ली है वो चीज। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब कि इम्यून सिस्टम को हमने किसी ऐसी चीज से खत्म कर लिया जो कि बाहर से आई हुई थी हमारी बॉडी में। सिंड्रोम एक बहुत सारा ग्रुप है सिम्टम्स का, ठीक है। एचआईवी क्या करता है? अटैक करता है टी हेल्पर सेल्स पे, और उनका जो नंबर है 900 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 6 से घटकर 200 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 6 पर लीटर तक रह जाता है। बहुत ज्यादा नंबर घट जाता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाते, इम्यून सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। नाम इनका मैंने आपको समझा दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया, 1981 से शुरू हुई, लगभग 25 मिलियन तक लोग इसने मार दिए, इससे भी ज्यादा ही लोग मार दिए हैं। और एक वायरस एचआईवी इसको बोला जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो ये एचआईवी वायरस है बच्चों, ये एचआईवी वायरस एक तरह का रेट्रो वायरस है, एक तरह का रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। और इसके ऊपर एक एनवेलप भी होता है, इसका मतलब जो ये एच आई वी है, सॉरी दोबारा लिखते हैं इसको, होमवर्क की तरह हो गया ये। एच आई वी जो है ये एनवेलप्ड वायरस है, बहुत सारे वायरस नेक्ड भी होते हैं, तो ये भी नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक एनवेलप्ड वायरस है, और इस एनवेलप्ड वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और बात करते हैं, इसमें हम जानते हैं टी सेल्स का नंबर घट जाता है, इसको स्लिम डिजीज भी कहते हैं, और सबसे पहले यूएसए में 1981 में देखी गई थी, इंडिया में सबसे पहले 1986 चेन्नई में इसके बारे में देखा गया था। बात करते हैं कुछ और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें बेसिकली दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, और इसमें जो एंजाइम होता है अपने डीएनए, अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने के लिए, वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी नीट में पूछा जा सकता है। जब मैं आपको बता रहा था बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में कि डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो वो रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो वो ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी है, इस आरएनए से, ये जो डीएनए से आरएनए बना, इस आरएनए से वापस डीएनए बन जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए से ये दोबारा डीएनए बनाते हैं, और इसीलिए इनको इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है।
इसीलिए ये क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और इनमें कौन से एंजाइम होते हैं दूसरे, प्रोटीएज भी होता है, इंटेग्रेज भी होता है, और इनका जो एनवेलप है वो लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। पैथोजेनिसिटी मतलब कि डिजीज कैसे कोज करता है। एक रेट्रोवायरस है जिसके अंदर आरएनए है, प्रोटीन कोट इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, ये स्क्वायर टाइप का, ये एक एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एनिमल सेल है। सबसे पहले ये वायरस आया, इस सेल के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद में इसका जो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए, वो इसने सेल के अंदर डाल दिया। इसके बाद क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और इस आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। इस आरएनए से डीएनए बनेगा। ये जो डीएनए था उसके बाद ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेल का न्यूक्लियस है। ये जो डीएनए है ये कहां चला जाएगा, इंसान के, ह्यूमन के डीएनए में ये इसको इनकॉर्पोरेट कर देगा। इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद में अब हम जानते हैं, जब डीएनए इसने यहां पर ये डीएनए बना लिया आरएनए से, ये डीएनए इसमें चला गया, इसके साथ मिल गया। अब जब मिलने के बाद अगला स्टेप ह्यूमन सेल क्या करता है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, उसका सिर्फ एक ही काम चल रहा है, डीएनए से आरएनए बनाना। तो ये क्या करेगा, ह्यूमन सेल अपने वाले डीएनए से, जो कि इसके साथ में वायरस का डीएनए मिल गया, इससे फिर से आरएनए बनाएगा। तो ये नया आरएनए बन गया। इसके चारों तरफ फिर धीरे धीरे प्रोटीन का कोट बन जाता है और ये बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह से इसकी मशीनरी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो यहां पर ये सेल जो था ये मरेगा भी नहीं, और इस तरह से ये नए वायरस को बनाता रहेगा। ये नए वायरस इसको बनाता रहेगा, नए वायरस इसको बनाता रहेगा, और सेल रप्चर भी नहीं होगा। इसको क्या किया इसने, यहाँ पर इसने जो डीएनए अपना, इसने जो अपना आरएनए डाला था और इसके बाद डीएनए बन गया और फिर इसको इसमें भेज दिया। इसने इसकी जो मशीनरी थी उसको ओवरटेक कर लिया। पहले इस डीएनए से आरएनए बनाता सेल, आरएनए से प्रोटीन बनाता और अपने मतलब की बनाता जो उसको जरूरत थी। लेकिन जब इसका डीएनए, वायरस का डीएनए इसमें पहुंच गया, तो जितनी भी प्रोटीन बनेगी वो वायरस के मतलब की बनेगी। समझ रहे हो, जैसे कि किसी फैक्ट्री पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। तो गाइज अब बात करते हैं ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है एचआईवी इन्फेक्शन का। इसके कुछ मेथड्स हैं इन्फेक्शन के, कैसे ये फैलता है। सबसे पहला, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को एचआईवी है, एकदम पता नहीं चलता है एचआईवी का। लगभग अगर किसी को आज इन्फेक्शन लगा है तो लगभग 4 से 5 साल बाद उसको पता चलेगा कि उसको क्या है, एचआईवी है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया तो एचआईवी आपको भी हो सकता है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इंसान को अगर एचआईवी है, उसको पता नहीं है, उसका ब्लड लेके चढ़ा दिया किसी दूसरे इंसान में, तो उसको भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अगर किसी पर्सन को एचआईवी इन्फेक्शन है, एक ही इंजेक्शन उसको लगाया या कोई सुई चुभ गई और वही सुई आप किसी और को भी चुभा दो, वही नीडल किसी और को भी लगा दो, उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि ब्लड में है। ओके। उसके बाद क्या है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, और इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि मदर से चाइल्ड में जा सकता है, लेकिन चाहे तो इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है, बच्चा हेल्दी पैदा हो सकता है। और एड्स जो है, नॉर्मल हाथ मिलाने से, नॉर्मल कांटेक्ट करने से, किसी के साथ खाना खाने से, बोलने से, स्नीजिंग से, इन सब से नहीं फैलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शन है। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड। एक ऐसा टाइम इंटरवल है जब पैथोजन ने बॉडी के अंदर एंटर किया और अपनी सिम्टम्स दिखाने शुरू किए, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो मैंने कहा एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, लगभग 3 से 5 साल तक का टाइम इसमें लग जाता है। उसके बाद विंडो पीरियड, जब इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन से लेकर लेबोरेटरी में जब उसको डिटेक्ट किया गया तब तक के पीरियड को बोलते हैं विंडो पीरियड। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट एक होता है जिसको बोलते हैं, मतलब डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे।
पूरा का पूरा एंटीबॉडीज के ऊपर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड है ये वाला टेस्ट। उसके बाद है कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एंटीबॉडीज के डिटेक्ट करते हैं, हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं पेशेंट के सीरम में। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, और आई डोंट थिंक सो इनमें से एक दो के अलावा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या कहा था, 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रेट्रोवायरस में या फिर एचआईवी में। पहला एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो अगर हम उस एंजाइम को रोक दें तो नया वायरस नहीं बनेगा। ओके, तो पहली ऐसी मेडिसिन है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को खत्म करती है, उसको इनहिबिट करती है, जिसका नाम है जाइडोविडिन, स्टेविडिन, डाइडेक्सिमिडिन। दूसरा एंजाइम हमने बताया था प्रोटीएज है, तो अगर हम प्रोटीएज को भी इनहिबिट कर दें तो भी वो वायरस जो है रेप्लिकेट करने से रुक सकता है। मेडिसिन का नाम है राइटोनेविर, नेल्फिनेविर, सेक्विनेविर। उसके बाद थर्ड है इंटीग्रेज एंजाइम था, अगर इंटीग्रेज को भी हम इनहिबिट कर दें, रोक दें, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, वायरस आगे ज्यादा नहीं फैलेगा। इसमें एग्जांपल है राल्टेग्रेविर, एल्विटेग्रेविर। उसके बाद एक है हार्ट, HEART नहीं है, HAART है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, या फिर जिसको कॉकटेल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स, दोनों को एक साथ रोकते हैं। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दवाइयां हैं 100% इफेक्टिव नहीं है, ये पार्शली इफेक्टिव है सिर्फ। तो ये सिर्फ पेशेंट को थोड़ी राहत दिला सकते हैं लंबे इन्फेक्शन से, लेकिन अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो वी कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। डेथ इसमें बोलते हैं कि हो ही जाती है, सिर्फ उसका हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा लाइफ का। कैसे बढ़ा सकते हैं उसको, ये मेडिसिन देकर, ताकि उसके सिम्टम्स को थोड़ा बहुत ट्रीट करके उसका थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। सो गाइज, यहाँ तक आपने पढ़ा, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड एड्स। कोई डाउट्स हो पूछिएगा, नोट्स डाउनलोड कर लेना, सबको शेयर कर देना, और इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 4, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेक्चर में पूरा हम ड्रग्स, अल्कोहल, अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों की एज ऐसी है अभी, इस एज में ऐसे काम करने का बहुत ज्यादा मन करता है कि चलो ड्रग्स लेते हैं, चलो अल्कोहल कंज्यूम करके देखते हैं। मतलब वो वाली एज है जिसमें स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सब कुछ करना, उस एज में करना सब कुछ चाहते हो, लेकिन आता कुछ भी नहीं है, किसी चीज का नुकसान नहीं पता, नुकसान है भी तो नहीं देखना, ठीक है, कूल लगना है, इन सब चीजों के लिए ऐसी चीजें अक्सर स्टूडेंट्स करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज आज हम बात करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले हम ड्रग्स वगैरह पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए क्या है, क्या चीज है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। इसके बारे में अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज डेवलप होगी, ताकि आप लोग आगे चल के इसके बारे में जो है कोई रिसर्च कर पाए, कोई नई मेडिसिन बना पाए। कैंसर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एवर। अभी तक की बहुत सारी ड्रेडेड खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर। किसी को अगर कैंसर हो गया तो बहुत मुश्किल है ट्रीटमेंट, अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए तो हो जाए ट्रीटमेंट, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे इंडिया में खास तौर से मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो सफर करते हैं कैंसर से, कैंसर जैसी बीमारी से, और पूरी दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से सफर करते हैं। क्या है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या, जिनका डिवीजन हमने अभी अपने आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नॉर्मल सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं। लेकिन
क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आ गई जिसमें सेल का जो डिवीजन था वो अनकंट्रोल्ड हो गया, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हो गए, और इसी को क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे। एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज नोन एज कैंसर। अब क्या होता है, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। थोड़ा सा इसके टाइप्स वगैरह के बारे में अगर हम देखेंगे तो टाइप्स जो होते हैं कैंसर के, बेसिकली कैंसर एकदम रैपिड कैंसर नहीं बन जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है ट्यूमर की, सबसे पहले शुरुआत होती है ट्यूमर की। अब जो ट्यूमर है बच्चों वो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, एक को बोलते हैं क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मान लो ये किसी का कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, दोबारा बनाते हैं इसको, इसको दोबारा बनाते हैं। ओके, इस तरह का एक ऑर्गन आपने देखा होगा ह्यूमन बॉडी में, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है लीवर। इस तरह का एक ऑर्गन है, नीचे गॉल ब्लैडर भी लटका हुआ है इसमें। तो क्या है, मान लीजिए एक ट्यूमर यहां होना शुरू हुआ और इतने पे पहुंच के रुक गया, इससे आगे नहीं बढ़ रहा, इतने पे था, इतने पर ही रुक गया, इससे आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसे ट्यूमर को बोलेंगे बेनाइन ट्यूमर। दे रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। अगर एक लोकेशन पर यहां पर हुआ है तो ये यहीं पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा यहां से, एंड दे आर कॉल्ड एज बेनाइन ट्यूमर। Now let's talk about the another one, that is malignant tumor. Malignant tumor are one of the most dangerous kind of cancers. बहुत ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक जो होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या हम, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब ये है, अगर कोई एक पर्सन है, ये कोई एक इंसान है, इसको एग्जांपल के तौर पर मान लो एक इंसान है यहाँ पर, ये इसको एक जगह क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। मान लीजिए इसका कोई ये वाला एरिया था जिसमें इसका कुछ ऐसा प्रेजेंट था, कोई भी बॉडी का ऑर्गन प्रेजेंट था, यहाँ कैंसर हो गया। अब इसका मेटास्टेसिस होगा तो ये कैंसर इसके ऊपर हेड में भी पहुंच सकता है, लिम्स में पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। मान लीजिए कोई एक कैंसर लीवर में हुआ, लेकिन वो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर था, लीवर से वो स्टमक में भी पहुंचेगा, गॉल ब्लैडर में भी पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में भी पहुंचेगा, पूरा अच्छे से खतरनाक तरीके से जकड़ लेगा। और इस तरह की प्रॉपर्टी को, जिसमें कि ट्यूमर फैलने लगे, उसको बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस जो होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के केस में होता है। समझ गए, ये खतरनाक वाला ट्यूमर, खतरनाक वाला कैंसर। अब कैंसर के टाइप्स की बात करते हैं। देखो अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे कि ये इन कहाँ हो रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यूज में कैंसर होते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोमा। इंटरनल ऑर्गन्स के एपिथेलियल टिश्यू पर भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर ब्रेन कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में और प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है अभी आज के टाइम पर। फिर है सर्वाइकल। सर्वाइकल कौन सा, हम बात करते हैं सर्विक्स की, जो वेजाइना में प्रेजेंट होता है, सर्विक्स उसका जो कैंसर होता है फीमेल्स में। और इंडिया में मेल्स में कौन सा कैंसर, ओरल कैंसर, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। लंग कैंसर टोटल 31.1% जितने भी सारे डेथ्स हैं उन सब में अकाउंट करता है लंग कैंसर। उसके अलावा एंड इन मेन, डेथ इन मेन, एंड 25% इन वुमेन। लंग्स कैंसर विमेन में भी 25% का अकाउंट करता है टोटल डेथ्स में से। बात करते हैं मेलानोमाज या फिर मेलानो कार्सिनोमा। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम शायद से डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे थे, कि हमारी स्किन का कलर जो होता है वो मिलेनोसाइट्स की वजह से होता है, एक पिगमेंट मिलेनिन जिसको बोलते हैं, एक सेल्स होते हैं मिलेनोसाइट्स, उनकी वजह से जब मिलेनोसाइट्स में कैंसर होता है तो उसको बोला जाता है मेलानोमा। ओके, एक तरह का स्किन सेल होते हैं ये, जिसमें कैंसर हो जाता है।
बात करते हैं सार्कोमा के बारे में। सार्कोमा बेसिकली क्या है? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम टिश्यूज ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। अभी तक हम एपिडर्मल की बात कर रहे थे, एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहे थे, अब मीजोडर्मल की बात करते हैं। इसमें बोन आ जाएंगे, फैट, कार्टिलेज, ये सब आ जाएंगे। एंड दे आर रेयर इन ह्यूमंस, बहुत कम होता है ह्यूमंस में, अबाउट 1% ऑफ ऑल ट्यूमर्स। सार्कोमा एग्जाम्पल ब्रेन सार्कोमा हो जाएगा इसमें, ब्रेन कार्सिनोमा में, ओस्टियोसार्कोमा, मायोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा वगैरह इसमें ये सब एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर है ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। बेसिकली जब हेमोपोइटिक सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि ब्लड फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस, तो उन सेल्स में जब कैंसर हो जाता है, या जिन सेल्स, जो सेल्स हेमोपोइटिक करते हैं, हेमोपोइटिक सेल्स जो हैं उनमें कैंसर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? ल्यूकीमियाज या फिर लिम्फोमास। इसमें आ जाते हैं जैसे कि क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, सीएमएल, बहुत ज्यादा खतरनाक कैंसर है। इसमें क्या हो जाता है? क्रोमोसोम 22 और 9 के बीच में क्या हो जाता है? ट्रांसलोकेशन हो जाता है, विच प्रोड्यूस एबनॉर्मल क्रोमोसोम 22, जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिर है बर्किट्स लिम्फोमा। ये क्या है? दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड क्रोमोसोम 4। सिंपली अगर एक जीन में एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमोसोम यहाँ है, तो ऐसे ट्रांसफर इनका हो गया और इसकी वजह से खतरनाक सेल की ग्रोथ हो गई, और वो बन गया क्या? कैंसर। और इसको ऐसे बोलते हैं बर्किट्स लिम्फोमा। और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 के बीच में इंटरचेंज हो रहा था, जिससे कि एक एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 22 बन रहा था, जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम अपन लोग कहते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉजेज की, किस वजह से हो रही हैं ये सारी चीजें। देखो, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन अगर उन सब वजहों को मिलाकर हम कोई एक नाम देने लगे, तो वो हम बोलेंगे क्या? उनको कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कॉजेज हैं जिनसे कैंसर होगा, जिनसे कैंसर हो सकता है, वो सब कहलाते हैं क्या? कार्सिनोजेंस। अब ये बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन पर डिपेंड करेंगे, या फिर इनके जीन्स वगैरह पर डिपेंड करेंगे, किस तरह के एजेंट्स है उस पर डिपेंड करेंगे कार्सिनोजेंस कैसे कैसे होते हैं। तो कार्सिनोजेंस सबसे पहले बात करते हैं हम। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्सिनोजेंस के बारे में। कार्सिनोजेंस में सबसे पहले आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या? जैसे कि एक्सरे, हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब फटा था और वहां पर रेडिएशन फैल गया था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से काफी मात्रा में कैंसर देखने के लिए मिला था वहां के लोगों में, एटम बम के बाद। एक्सरेज वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं, और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, देखो बच्चों, न्यूप्लास्टी एक वर्ड, आप कभी किसी पेशेंट का अगर ऐसा अल्ट्रासाउंड उठा के देखेंगे जिसको ये शक हो कि इसको कैंसर हो सकता है, तो वहां आपको ये वर्ड न्यूप्लास्टी देखने के लिए मिलेगा। न्यूप्लास्टी का मतलब क्या है? न्यूप्लास्टी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी सेल का कैंसर सेल में कन्वर्ट होना, न्यूप्लास्टी, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला जाता है। उसके बाद रेडिएशन हो गया, एक्सरेज वगैरह से होता है, यूवी रेज वगैरह से होता है। उसके बाद है केमिकल फैक्टर, बहुत सारे केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें एक केमिकल होता है एन नाइट्रोसोड सोडी में सोडी मिथाइल अमीन, एन नाइट्रो सोडी मिथाइल अमीन, जिससे कि कैंसर होता है। और इसमें क्या होता है? लंग्स का कैंसर, लेरिंग्स कैंसर, और इसमें आपका ओरल कैंसर वगैरह इसकी वजह से होते हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की वजह से कैंसर हो सकता है, जो कि केमिकल फैक्टर्स हैं। बायोमैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की वजह से होता है, स्वीटनर्स की वजह से होता है, सिंथेटिक फूड की वजह से होता है, एडिड फ्लेवर्स की वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैसे होता है? जैसे कि किसी किसी फीमेल्स में ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा सिक्रेट हो गया, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं जैसे कि डाई वर्कर्स जो होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है जो डाई पर वर्क करती हैं, कलर्स एक्सट्रैक्शन वगैरह पर वर्क करती हैं, उनमें यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर बहुत कॉमनली देखा जाता है।
फिर बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर्स में कह सकते हैं शार्प टीथ। अब कहेंगे दांतों से कैसे कैंसर हो सकता है भाई? दांतों से, यस, इससे भी हो सकता है। बार बार आपकी जबान कटती रहती है, वहां पर भी बढ़ावा मिलता है जो क्या बोलते हैं उसको, चीजों को, जो न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को। तो क्या है, शार्प टीथ कॉज टंग कैंसर। कश्मीरी पीपल कीप कांगड़ी। कांगड़ी क्या होता है? पर्सनली आई रियली डोंट नो अबाउट कांगड़ी, बट ये लोग कुछ रखते हैं अपने पास में, जिससे कि स्किन के पास रखते हैं, और इससे भी स्किन कैंसर होता है कश्मीरी लोगों में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ सकते हैं? वायरस आ सकते हैं। अगर किसी वायरस के अंदर कोई ऐसा जीन है जो कि वायरस कॉज कर रहा, जो कि कैंसर कॉज कर रहा है, उस जीन को अपन लोग क्या बोलेंगे? ओन्कोजीन। और उस वायरस को अपन लोग क्या बोलेंगे? ओन्कोजेनिक वायरस। या फिर टोटल मिला के उनको क्या बोलते हैं? वायरल ओन्कोजीन्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डिटेक्शन की। कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? अगर कैंसर का सही टाइम पर डायग्नोज हो जाए, डायग्नोस्टिक हो जाए, तो ट्रीटमेंट भी हो जाता है, वरना ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन हम इसमें सीबीसी अगर करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा अगर बढ़े हुए आ रहे हैं किसी पर्सन के, दैट मींस उसको चांस है कि उसको ल्यूकीमिया का कोई शक होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा, ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनाएगा, वहां पर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या है? डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर्स लाइक अल्फा फीटोप्रोटीन। ये ट्यूमर मार्कर्स के जैसे काम करते हैं लीवर कैंसर में, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर में, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज फॉर बोन मेटास्टेसिस के केस में ये सब चीजें डिटेक्ट की जाती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोप्सी। आपने कभी किसी से सुना है अपने घर में, लाइक कोई किसी चीज की जांच कराने के लिए गए थे, डायग्नोस्टिक्स कराने के लिए गए थे, टेस्ट कराने के लिए गए थे, किसी के लीवर पे कोई गांठ थी? वो जो गांठ होती है ना बच्चों, वो ट्यूमर ही होते हैं। कि कोई गांठ थी, डॉक्टर ने कहा था कि उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट के हम ले लेंगे, और फिर उसकी हम जांच करने के लिए भेज देंगे आगे, उसके टेस्ट करने के लिए हम भेज देंगे आगे। सो बेसिकली दैट इज बायोप्सी, जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे सस्पेक्टेड टिश्यू का। मान लीजिए किसी के लीवर पर अगर गांठ है, और वो जांच करनी है कि क्या है, तो क्या करेंगे? छोटा सा कट लगाएंगे, बाहर से अंदर लीवर तक पहुंचेंगे, और जिस भी टिश्यू पर, जहां पर लीवर के जिस पोर्शन में वो ट्यूमर हो रहा था, जो गांठ हो रही थी, वहां से थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करेंगे, देखेंगे उसकी कुछ खासियत के बारे में। कैंसर सेल्स की कुछ स्पेशल खासियतें ये हैं कि इसमें क्या है, इसमें एक तो लार्ज न्यूक्लियस होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा, बड़ा होगा न्यूक्लियस, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होगा। इरेगुलर शेप का होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, और राइबोसोम भी ज्यादा होंगे। हम क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, एक तरह से। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्या आपने कोई ऐसी मूवी या कार्टून देखा है जिसमें जोम्बीज को दिखाया गया हो? जोम्बी, जिसमें जोम्बीज को दिखाया गया हो, ऐसे कार्टून आपने देखे? उनमें क्या होता है कि एक तरह से वो मर गए हैं, लेकिन तब भी वो मरे नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक नए नए बने जा रहे हैं जोम्बी, अगर किसी ने किसी को काट लिया। सेम उसी तरह से कैंसर है। इनका माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये पागल हो गए। इनमें इतनी एनर्जी है, बहुत ज्यादा इनमें एनर्जी है, इनको डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल है। राइबोसोम ज्यादा है, तो इसका मतलब इनमें प्रोटीन भी ज्यादा बन रही है, और ये प्रोटीन अच्छी वाली प्रोटीन नहीं है, ये और सेलों को भी कैंसरस सेल बना देगी। तो एक तरह से ये जोम्बी की तरह हो गए, अगर आपने मूवी देखी होगी। उसके बाद क्या है? FNAC, ये क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ब्रेस्ट में कोई सिस्ट है, गांठ है, उसमें फ्लूइड वगैरह भरा होता है, उस फ्लूइड को निकाल के, या फिर सर्वाइकल फ्लूइड होते हैं उनको निकाल के,
उनकी स्लाइड वगैरह बना के उनको चेक किया जाता है ट्यूमर्स के डिटेक्शन के लिए। पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर्स में स्पेशली किया जाता है, इसकी स्लाइड बनाकर। उसके बाद एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। एक्सरेज भी यूज किए, देखो एक्सरेज से कैंसर भी होता है, ज्यादा एक्सरे भी नहीं करवाना चाहिए, इससे भी कैंसर हो सकता है। और इनको यूज किया जाता है कैंसर के डिटेक्शन के लिए भी। एमआरआई में भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म है, और इससे भी डिटेक्ट किया जा सकता है कैंसर को। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे चीजों के बारे में बात करते हैं। तो या वी आर टॉकिंग अबाउट कैंसर। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, देखिए कैंसर हो तो बहुत अलग अलग टाइप के इसके कार्सिनोजेंस थे, इसके फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कैंसर हो रहा था। अब इसके ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर अर्ली डेज में हमें पता चल जाए कैंसर का, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। इवन अभी एक मैं आपको बताऊं लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, एक अभी मेडिसिन आई है, एक मेडिसिन आई है जिन लोगों को एनोरेक्टल कैंसर था, जो रेक्टम वगैरह में कैंसर होता है, एनएस वगैरह के आसपास, या फिर रेक्टम में जो कैंसर होता है, उनको एक मेडिसिन बनाई गई थी। और उनमें से कुछ लोगों के ऊपर, लगभग 20 से 22 पेशेंट के ऊपर वो मेडिसिन ट्राई गई की गई थी। और जिन भी पेशेंट में वो, जिनको ये कैंसर था, जिनके ऊपर ट्राई की गई, उनमें से 100% यानी कि सारे के सारे पेशेंट ठीक हो गए। अब ये इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर देखिए, कहीं भी देखिए, सर्च करके देखिए कि नई मेडिसिन कौन सी आई थी जिसमें कि ये रेक्टम कैंसर जो था ये ठीक हो गया इन पेशेंट्स में। ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है सर्जरी। अगर किसी पेशेंट को कोई कैंसर है, तो आगे ना फैले वो कैंसर, क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं, पूरा का पूरा टिश्यू काट के निकाल देते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए ये आपका लीवर है, और लीवर इस तरह से दो लोब में बटा हुआ है, और इसमें लीवर में एक तरफ यहां कैंसर हो गया, इसको इतना काट के अलग निकाल देंगे। लीवर रीजनरेट कर सकता है, रीग्रोथ कर सकता है। उसके बाद दूसरी थेरेपी है क्या, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी। इसमें कुछ रेडिएशंस दिए जाते हैं, जहां पर कैंसर सेल्स होते हैं उनको रेडिएशंस दिए जाते हैं, जैसे कि कोबाल्ट थेरेपी इसमें आता है, आयोडीन थेरेपी इसमें आता है, एक्सरे रेडिएशन इसमें आता है, जिनसे कि मेन मोटिव है हमारा कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कीमोथेरेपी, जो आपने नाम अक्सर सुना होगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, कुछ इसमें कीमो का मतलब है केमिकल, कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, कोई स्पेशल चीज नहीं है ये कि बहुत ज्यादा कुछ हो गए। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जिनको हम केमिकल्स दिए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज की होती हैं। नाम है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टैक्सोल, और ये ऑब्टेन किससे होती हैं, इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये लोग आप पढ़ सकते हो, इनकी फैमिली वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। और इनके जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं, मेजोरिटी में इनके सबके ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि हेयर लॉस। आपने देखा होगा मूवीज में भी, किसी को अगर कैंसर दिखाते हैं तो उसके बाल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें कीमोथेरेपी दी हुई होती है। एनीमिया, ये कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और ज्यादातर ट्रीटमेंट में क्या होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट्स में से सब कुछ मिला मिला के किया जाता है। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट का अभी तक क्या है, सब कुछ, जरूरत पड़े सर्जरी करो, जरूरत पड़े रेडिएशन दो, जरूरत पड़े एंटी कैंसरस ड्रग मतलब कि कीमोथेरेपी दो, सब कुछ दो एक साथ, तब जाके वो इफेक्टिव होता है। बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी की। बेसिकली क्या है इम्यूनोथेरेपी में, हम अगर इसमें देखें कि इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया था, कैंसर हो गया, अगर हम उसको मजबूत कर दें तो इसको रोका जा सकता है। तो इसमें सिंपली यही किया जाता है कि इसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत किया कर दिया जाएगा, और उनसे फिर क्या हो जाएगा, वो कैंसर की जो फैलने की क्षमता थी वो उसको रोक देगा। कैंसर वैक्सीन के ऊपर भी काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है, ये भी आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
उसके बाद क्या है, हमने अब से पहले बात किया था इंटरफेरॉन्स के बारे में कि कैसे वर्क करते हैं। तो अगर किसी पर्सन में कोई कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उस टाइप के इंटरफेरॉन्स किसी दूसरे पर्सन से निकाल के या आर्टिफिशियली बना के उस इन्फेक्टेड पर्सन में अगर इनको हम इंजेक्ट कर दें, तो वहां पर भी इनका बहुत अच्छा रोल देखने के लिए मिल सकता है। ये भी एक तरह का ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा कैंसर के बारे में बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स एंड अल्कोहल। अल्कोहल का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी एकदम। दो पैग लगा के मस्त पड़े हैं, क्या कहते हो सब, ऐसे ही लगता है ना। अल्कोहल अब्यूज क्या होता है, कैसे होता है। अब वो वाली बात आ जाती है बच्चों, तुम्हारा करने का मन तो सब कुछ है लेकिन पता आपको कुछ नहीं है। तो चलो पता करते हैं। मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं आपको इन सब के साइड इफेक्ट बताऊंगा, ये सब कैसे वर्क करते हैं ये बताऊंगा। आप लोग इनको प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रग्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। एक ड्रग है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड्स, एक डेंजरस हेलुसिनोजन ड्रग है। हेलुसिनेशन जानते हो क्या होता है? हेलुसिनेशन क्या होता है? एक दवाई आपने खा ली, आपको लगेगा उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। हेलुसिनेशन मतलब कि आपको कुछ नजर आ रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, आप इस दुनिया में नहीं, आप दूसरे ही ख्यालों में खोए पड़े हैं। कई बार डरावने ख्याल भी आते हैं हेलुसिनेशन में। और ये कहां से किया जाता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरा, एक फंगस, वहां से ये निकाला जाता है। ड्रग्स में अब आता है ओपोइड्स, ओपियोइड्स, मोर्फिन, हेरोइन, जिससे बहुत सारे, आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इनको कंज्यूम करते हैं। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है और इंसान को नशा हो जाता है, हेलुसिनेशंस वगैरह होते हैं। फिर आते हैं हेरोइन, ये फिल्म वाली हीरोइन नहीं है कि तुम ऐसे देख कर करने लगो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो नहीं है ये बच्चों। ये हेरोइन जो है ये एक तरह का ड्रग है। इसको कॉमनली स्मैक के नाम से बुलाया जाता है और इसका केमिकल नेम है डाई एसिटाइल मोर्फिन, जो कि आपसे नीट में पूछ सकते हैं, बोलेंगे सर आपको बड़ी नॉलेज है ड्रग्स के बारे में, आपको सब कुछ पता है सर। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मैं तो स्मोकिंग भी नहीं करता, मैं बड़ा सीधा साधा सा इंसान हूँ। अब क्या है, ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ये वाइट है, ऑर्डरलेस है, थोड़ा सा कड़वा है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। और ये एक प्लांट है, ओपियम पोपी, उसके लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद इसका नाम है साइंटिफिक नेम प्लांट का पेपेवर सोमनीफेरम। और ये जनरली स्नोर्टिंग, अंदर एकदम होता नहीं है, तो वैसे बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का मैं यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रहा हूं, नीट में आपको ये स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा और चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये स्ट्रक्चर किसका है पहचानो। आपको बोल देगा मॉर्फिन का है, आपको बोल देगा कोकेन का है, आपको बोल देगा कोलेस्ट्रॉल का है, आपको पूछ लेगा लिपिड का है। आपसे बता नहीं पाओगे तो इसके स्ट्रक्चर को आप 2 3 4 5 बार बना के इसको याद कर लेना कि ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। और मॉर्फिन बहुत इफेक्टिव सिडेटिव है और पेन किलर है। जिन पेशेंट्स में सर्जरी हुई होती है उनको ये दिया जाता है ताकि उनको दर्द ना हो। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ये नीट में पूछ सकते हैं। उस प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा। और ये क्या करता है बेसिकली, ब्रेन में थोड़ा बहुत छेड़खानी करेगा। और आप लड़कियां हैं तो बन जाएंगी पापा की परी, लड़के हैं तो बन जाएंगे बाप के मगरमच्छ, और फिर वो फसाद करते हुए डोलेंगे इधर उधर, ड्रग्स लेके मारपीट करेंगे, वायलेंस करेंगे। उसके बाद क्या है, द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस। अब इससे क्या क्या बनता है, ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं इनसे क्या क्या बनता है? इनसे बनेगा मरीजुआना, नाम सुना है कभी मरीजुआना? इनसे बनेगा हशीश, इनसे बनेगा चरस, इनसे बनेगा गांजा। चरस गांजा फूकता है अपन,
ऐसे करके होता है नहीं, मूवीज में दिखाता है कुछ इस तरह से करके। छपरी लोग जो होते हैं, छपरी निब्बे, जानते हो छपरी निब्बे क्या होते हैं? जैसे बाल कम से भी कम इतने लंबे लंबे होंगे और ऐसे खड़े होंगे सर पे, या ऐसे करके एक तरफ से किधर की तरफ होंगे, और बाल ब्लैक नहीं होंगे, या तो गोल्डन करवा रखे होंगे सारे के सारे बाल, येलो करा रखे होंगे या ब्लू करवा रखे होंगे। मतलब इस तरह का बालों में वो कलर रखते हैं। उसके बाद वो अपने आईब्रो में दो तीन कट लगवा के रखते हैं ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद वो लोग एक बहुत चटक येलो कलर की टी शर्ट पहनते होंगे, हाथों में बहुत सारे ब्रेसलेट होंगे इतने सारे, एक लोअर होगा उनके पास फटा हुआ सा, और उस लोअर पे वो लोग एक बेकार से बहुत येलो कलर के ऑरेंज कलर के शूज पहन के रहे होंगे। उनको बोलते हैं छपरी, समझ रहे हो? वो लोग काफी ज्यादा मात्रा में चरस और गांजा फूकते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत लोग फूकते हैं, वो बहुत फूकते हैं इन सब चीजों को। तो बच्चे लोग आप मत करना ऐसा, नहीं तो आप भी छपरी वाली कैटेगरी में आ जाओगे, तो बोलोगे कि सर तो हमको छपरी कह रहे हैं। ऐसे काम करोगे तो आ जाओगे उस कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जनरली इन सब चीजों को इनहेलेशन के जरिए लिया जाता है या फिर ओरली इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लिया जाता है। और क्या करते हैं, ये बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन्स भी इनको लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको लेने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी मेरी बॉडी में ताकत आ गई है, भागना शुरू करो तो थकोगे ही नहीं आप। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन भी इनको लेते हैं। लेकिन अगर कहीं इसका टेस्ट हो जाए, डोपिंग टेस्ट, तो उसमें फिर फंस भी जाते हैं वो लोग। अक्सर सुना भी होगा आपने। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं थोड़े से, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। एक कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है, एक कैनाबिस सटाइवा की लीव का स्ट्रक्चर है, और एक प्लांट होता है धतूरा, उसके उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है। चलो कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लेना अच्छे से ना। अब बात करते हैं कोका एल्कोलॉइड के बारे में, या फिर जिसको बोला जाता है क्या, कोकेन भी बोला जाता है। इसमें क्या है, बेसिकली एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं कोका प्लांट, और क्या बोलते हैं, इराइथ्रोक्सिलम कोका। ये अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक नेटिव प्लांट है। और ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ छेड़छाड़ करता है, डोपामीन के साथ छेड़छाड़ करता है, इंटरफेयर करता है। और फिर आपको नशा होगा, आपको हेलुसिनेशन होगा, आपको नहीं पता रहेगा आप कहाँ रहे पड़े हैं। उसके बाद कोकेन जो है, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, कोक भी कहते हैं, क्रैक भी बोला जाता है। और इसको भी स्नोर्टिंग के जरिए लिया जाता है। स्नोर्टिंग मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा कैसे होती है। उसके बाद क्या है, ये भी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। और ये भी, इसको खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसको भी स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह यूज करते हैं। लेकिन एक्सेसिव डोज जब ज्यादा ले लेते हैं, तो उससे हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आसमां का हस्बैंड आ रहा है, बे तेरी ऐसी की तैसी। अब क्या है, अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। ये हो गया। बात करते हैं थोड़ी सी आप लोग के बारे में, एडोलसेंस। अब आप लोग ना बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, जितने भी आप लोग बच्चे हो, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो। आपकी जो एज है वो अभी एडोलसेंस वाली एज है, मतलब आप बच्चे नहीं रहे, और अभी आप पूरे एडल्ट नहीं बने हो। एज की बात नहीं कर रहा हूँ कि 16 पार हो गए तो अपन लोग एडल्ट हो गए, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फुल मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। बच्चे आप लोग रहे नहीं, एडल्ट आप लोग बने नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको करना सब कुछ है, आता कुछ नहीं है। तो इस उम्र में क्या होता है कि कुछ लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं। कुछ लोग गांजा फूकने लगते हैं, हाशीश, चरस, कोकेन, स्मैग, हेरोइन, ये सब चीजें लेने लग जाते हैं। और एक चीज होती है अल्कोहल नाम की। देखो सबके सब मुस्कुराने लगे होंगे। अल्कोहल नाम के तो सर तो जानते ही हैं। हाँ, किसी ने अगर पैग लगाए भी हों, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि मत पीना बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए। इससे बहुत खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, तो इसको आप लोग मत पीना। तो बच्चों, एडोलसेंस के बारे में बात करते हैं। इस कंडीशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा मन करता है ऐसे उल्टे सीधे काम करने का। अल्कोहल बहुत सारे लोग कंज्यूम करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है।
वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसकी आपको एडिक्शन हो जाती है, और अगर एक बार किसी चीज की एडिक्शन हो गई तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं पता लगेगा, कुछ नहीं होगा, सह लेंगे, झेल लेंगे, छोड़ देंगे। पता लगेगा, पता लगेगा। माँ बाप की आदत होती है ना आपको, उनके बिना नहीं रह सकते। भाई बहन की आदत होती है ना, बाप की आदत होती है ना, गर्लफ्रेंड की आदत होती है ना, नहीं छोड़ पाते। पता लगेगा। आप अगर अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू करेंगे, एक बार आदत हो गई, एक बार एडिक्शन हो गई, छोड़ना, जान निकल जाएगी आपकी, छोड़ नहीं पाओगे आसानी से, बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, इन सब चीजों में ना पड़ना आप लोग, क्योंकि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो। और अगर इन सब चीजों में पड़ जाएंगे आप, तो आप बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए और अपने आप के लिए भी। उसके बाद क्या है, बहुत सारे ड्रग्स जो हैं यूज किए जाते हैं, यूज क्या, मिसयूज किए जाते हैं। बेसिकली इनमें से क्या होता है, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादातर इनको यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। मैंने बताया था छपरी लोग अपने मजे लेने के लिए यूज करते हैं, और एग्रेसिवनेस भी इनसे बढ़ती है। बहुत सारी ड्रग्स से क्या होता है कि जो अगर फीमेल्स कंज्यूम कर रही हैं तो उनमें मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि फीमेल्स की हल्की हल्की बियर्ड आने लगती है, मसल्स गेन होने लगता है, उनका ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो जाता है, मेल्स के जैसा हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है। इस तरह की चीजें उनमें काफी ज्यादा होने लगती हैं फीमेल्स के केसेस में। स्टंटेड ग्रोथ भी हो जाती है, मतलब कि हाइट उसमें कम रह जाती है। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा और बात करते हैं। ये सब मैंने बता दिया फीचर, मेल के जैसे फीचर। डिप्रेशन भी आ सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी हो सकती है, क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट भी हो सकता है, और वॉइस भी भारी हो सकती है। और इसमें बहुत ज्यादा लोगों में, अगर कम उम्र में बच्चे इसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज्यादा दाने भी उनको निकलते हैं, फेस पर एक्ने, पिंपल्स वगैरह। और जो ग्रोथ सेंटर्स हैं बॉडी के अंदर, अभी आप लोग छोटे हो तो ग्रोथ सेंटर्स बहुत सारे हैं जहां से आप लोग रेगुलरली ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, तो वो जो ग्रोथ सेंटर्स हैं वो भी रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है, बॉडी ठीक से ग्रो नहीं कर पाती है। थोड़ा सा और बात करते हैं, डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, स्मोकिंग के बारे में कि कौन कौन सी इससे डिजीज वगैरह हो सकती है। सबसे पहला लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, मतलब ब्रोंकाई जो होती है उसका इन्फ्लेमेशन, उसका इन्फेक्शन। फिर क्या है, एम्फिसीमा हो सकता है, मतलब कि क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि धीरे 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 बढ़ेगा। और क्या है, एल्वियोलर वॉल्स जो होती हैं इसमें वो डैमेज हो जाती हैं, और उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है। हार्ट डिजीज हो सकती है। क्या होगा इससे, जो वेसल्स होते हैं इन वेसल्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे करके जम जाता है। जब ये वेसल्स जो होती हैं पतली हो, इनके अंदर का जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे पाइप को दबा लेते हो ना, पानी के पाइप को, पानी बहुत प्रेशर से आगे निकलता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। तो फिर कहीं की भी कोई भी जो कहते हैं दिमाग की नस फट गई, वैसे होने के चांसेस रहते हैं। फिर क्या है, इंटेस्टिनल अल्सर हो सकते हैं आंतों में, और अदर इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं गट की, अगर तंबाकू यूज कर रहे हो, टोबैको, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो, उन सबसे। फिर क्या है, अब बात आती है लास्ट में अल्कोहल के बारे में। बहुत सारे लोग जो इसको कंज्यूम भी करते हैं और इसको कूल समझते हैं इसको करने को, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बच्चों। इसमें क्या है, ये सबसे पहला, जब जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है जिसका, एसिटल्डिहाइड। स्पेशली लीवर में, जब लिवर में पहुंचता है अल्कोहल, तो वहां से क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस में, एसिटल्डिहाइड। फिर उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सिरोसिस वगैरह होता है उससे। तो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, और अल्कोहल को जैसे ही लोग पीते हैं वो स्टमक वॉल से भी तुरंत के तुरंत कुछ ही मिनटों में ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, और फिर वहां से उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग। इसमें क्या है, इसमें होगा लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं,
लिवर के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिरोसिस अक्सर कॉमनली देखने के लिए मिलती है। लिवर सिरोसिस या फिर जिसको बोलते हैं बाइलियरी सिरोसिस डिजीज, और इसमें लिवर फाइब्रस हो जाता है, जैसे कि टुकड़े टुकड़ों में बट जाता है, इस तरह से दिखाई पड़ता है कई बार जब उसका अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो दोस्तों इसके बाद में एक और इसका साइड इफेक्ट है, इसको बोलते हैं क्या, एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया। एक और है गैस्ट्राइटिस, मतलब कि स्टमक का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। और ये इन क्रोनिक केसेस द गैस्ट्रिक अल्सर्स यूजुअली डेवलप, गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो जाते हैं, बहुत कॉमन है इसमें। उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिजीज के अगेंस्ट वर्क करता है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या है, अल्कोहल साइकोसिस, मैडनेस। अगर किसी शराब पीने वाले को अगर आप बंद कर दो एक कमरे में, उसको बोलो तुझे शराब नहीं मिलेगी, तुझे अल्कोहल नहीं मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगी दारू, वो पागल हो जाएगा। उसको चाहिए, वो मारेगा, पीटेगा, सर फोड़ेगा, पैसे चोरी करेगा, कुछ भी क्राइम वो करेगा, फिर उसे वो चाहिए ही चाहिए। इसको बोलते हैं अल्कोहल साइकोसिस, मैडनेस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूजेस। इन सब चीजों के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कर लेना, क्विज वगैरह दो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, मजा आएगा। नीट तक के लिए हमारे साथ में बने रहो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।